हाँ जी बच्चों, टुडे वी हैव टू स्टार्ट a new subject, business मैथमेटिक्स, एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स में फोबिया है मैथ का फोबिया यहाँ पर? परफेक्ट। चलिए देखो बच्चों, हमारे पास जो पूरा सब्जेक्ट है ये 100 नंबर का है और 3 पार्ट्स में होगा। एक मैथमेटिक्स का पोर्शन, एलआर एलआर यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, और एक आपके पास आ जाएगा यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स। 40 नंबर, 20 मार्क्स, 40 मार्क्स। एक रेशो आपके पास आई से डिफाइन की हुई है। 40 मार्क्स का मैथ हो जाएगा, 20 का एलआर और 40 मार्क्स का आपके पास यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स। पेपर पूरा आपके रहता है एमसीक्यू, और एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिल जाएगा सही होने पर, और गलत होने पर 0.25 नंबर आपका वहां पर कट जाएगा। पॉइंट समझे यहाँ पर? तो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। अगर क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्ट है तो ना नंबर आपको मिलेगा, ना नंबर आपका रिड्यूस होकर यहाँ पर चलेगा। एक बात का ध्यान रखना, पेपर आपका 2 आवर्स का होगा। अकाउंट्स और लॉ 3 आवर्स के हैं। जो पेपर आपके सब्जेक्टिव हैं वो 3 आवर्स के हैं। जो पेपर आपका मैथमेटिक्स है या इकोनॉमिक्स है एमसीक्यू, वो बच्चों आपका 2 आवर्स का पेपर यहाँ पर है। इकोनॉमिक्स के अंदर टाइम का भी आपको इश्यू आने वाला नहीं है। पेपर आपको 45 मिनट्स 50 मिनट्स के अंदर पूरा हो जाएगा, जो आपको आता है। ठीक है ना? जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपके चीटिंग के अंदर जाएगा, पर जो हिस्सा आपको आता है इकोनॉमिक्स के अंदर 45-50 मिनट्स, पेपर 2 घंटे का है पर 50 मिनट के अंदर पेपर पूरा हो जाता है ऑन एन एवरेज। पेपर जो मैथ का है इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। इसमें आपके लिए चैलेंज रहेगा कि आप टाइम कैसे मैनेज करके यहाँ पर चलते हैं। ऑन एन एवरेज 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है बच्चों? यहाँ पर बाकी आपकी अपनी स्पीड है, आपकी अपनी एक्यूरेसी है, और मतलब कि पहली बारी में आपके आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। पर ऑन एन एवरेज जो बच्चे बताते हैं यहाँ पर 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट होकर यहाँ पर चलते हैं इन द मैथमेटिक्स। डन बच्चों? यहाँ पर सबसे बड़ा जो यहाँ पे हमारे लिए चैलेंज रहेगा बच्चों यहाँ पर, वो एक रहेगा आपके पास सिलेबस। अगर आप स्टडी मैट चेक करेंगे तो स्टडी मैट के अकॉर्डिंग अराउंड 19-20 चैप्टर्स बनते हैं। ठीक है? पर असल में 19-20 चैप्टर आपके पास नहीं है, अराउंड 35 से 38 चैप्टर आपके यहाँ पर बन जाएंगे। कैसे? जैसे परमोटेशन कॉम्बिनेशन जी बच्चों पहले किया हुआ है। पीएनसी अपने आप में 2 चैप्टर्स हैं, पर आपका स्टडी मैट एक ही मान के चलता है। एपीजीपी 2 चैप्टर है, स्टडी मैट एक ही मानता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 2 चैप्टर है, स्टडी मैट एक ही मानता है। सेट फंक्शन रिलेशन 3 चैप्टर है, स्टडी मैट एक ही चैप्टर मान के यहाँ पर चलता है। बात समझे यहाँ पर? तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो स्टडी मैट अपने हिसाब से 1 चैप्टर मान के यहाँ पर चलता है। जब आप उसमें जाओगे तो आपको पता चले अराउंड 35 से 40 चैप्टर्स आपके यहाँ पर बन जाते हैं। बात समझे यहाँ पर? पेपर में अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले मैथ नहीं किया हुआ है? प्लस 1 प्लस 2। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा सारी बात छोड़ो, ऑप्शन फॉर्मेलिटी लिए आपने लिया वहां पर एक अलग बात है, आपने उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कितने बच्चे बताना एक बात दोबारा से? तो आपने पहले मैथ नहीं पढ़ा हुआ है, और 10th तक का मैथ मजबूरी में पढ़ा था या मन से पढ़ा था उस समय? मतलब कि वेट कर रहे थे 10th पूरी हो, मैथ छोड़ दे हम? सुनो मेरी बात, देखो आपको बहुत सारे पर्सन मिलेंगे जो बोलेंगे कि अगर आपको प्लस 1 प्लस 2 मैथ नहीं आता है तो दिक्कत है। मैं नहीं मानता, वो मेरी जिम्मेदारी है। पर 10th तक का मैथ नहीं आता है फिर दिक्कत है। पॉइंट समझे यहाँ पर? बेसिक कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, अगर वो नहीं आती है तो बच्चों दिक्कत है। जैसे इक्वेशन होगी आपके पास, क्वाड इक्वेशन आपके पास होगी, उसको फैक्टराइज करना मैं सिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी आपको आना चाहिए। वो 10th तक का मैथ आपके पास यहाँ पर बनता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर, तो फिर भी आपको आना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पॉइंट समझे बच्चे यहाँ पर? 10th तक का मैथ आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो फिर बच्चों आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। और प्लस 1 प्लस 2 नहीं आता है उसमें कोई इशू यहाँ पर नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पर नहीं है। उसका रीज़न क्या है? देखो स्टैट्स का कहीं पर भी आपका प्लस 1 प्लस 2 से कोई मतलब नहीं है, एलआर को कोई मतलब यहां पर नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर जो पेपर आपका 40 मार्क्स का है, एक चैप्टर आपके पास आएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें हम कहा तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट,
ये बच्चों एग्जाम में अराउंड 15 नंबर पेपर आता है, तो मैंडेटरी नहीं है पर ट्रेंड आपके पास है। पेपर एग्जाम में 15 नंबर का आता है, तो 40 में से 15 कितने बचे आपके पास? 25। बात समझे यहाँ पर? तो 25 नंबर के अंदर आपका अराउंड 7 से 8 चैप्टर है, पीएनसी, एपीजीपी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सेट फंक्शन रिलेशन, इनइक्वालिटीज, इक्वेशन, रेशियो प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। ये सारे टॉपिक आपके यहाँ पर 25 मार्क्स के अंदर कवर होके यहाँ पर चलते हैं। बात समझिए यहाँ पर? और उसमें से भी जो मेजर पार्ट है, रेशियो हो गया, इक्वेशन हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, पीएनसी हो गया, मैं बड़ा इजीली आपको यहाँ पर समझा दूंगा। बात समझिए यहाँ पर? उसमें से 15 नंबर आपके वहां पे कवर हो जाते हैं। तो 10 नंबर के अंदर आपका क्या बचा? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एपीजीपी और कहना कि सेट फंक्शन एंड रिलेशन। बात समझे यहाँ पर? अच्छा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर आपके जो सिंपल है ना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, वो कवर नहीं है, साइन कॉस टेन वो कवर नहीं है। सिंपल आपकी जो डिफरेंशिएशन होती है, इंटीग्रेशन होती है, वो कवर होके यहाँ पर चलती है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप जब किसी और बच्चे से बात करेंगे या किसी टीचर से सुनेंगे यहाँ पर, तो काफी डराया जाता है बच्चों को कि मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आपके पास है। पर बच्चों बात समझो, अगर आप सिलेबस को ब्रेकअप करो तो प्लस वन प्लस टू का मैथ काफी कम इस्तेमाल होता है। आपने किया हुआ है, एडवांटेज है, नो डाउट। भी पीएनसी पढ़ा हुआ है, एडवांटेज है, एपीजीबी पढ़ा हुआ है, एडवांटेज है। पर नहीं पढ़ा हुआ, नंबर नहीं आ सकते, ये गलत बात है। ये अपना में मिथ यहाँ पर है कि नंबर नहीं आते। यार आपने प्लस वन प्लस टू मैथ यहाँ पर ना पढ़ रखा हो, कई बार ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि यार आपने प्लस वन प्लस टू मैथ नहीं पढ़ रखा तो आपके 40 नंबर में नहीं आ सकते। पास होने के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए। मालूम है यहाँ पर पर सब्जेक्ट 40 मार्क्स आपको चाहिए मिनिमम, और एग्रीगेट कितना होना चाहिए यहाँ पर? 200, 50%। दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाएगी तो एग्जाम आपका रह जाएगा। देयर इज नो री नो सप्ली, जब आप पास हो या आप फिर यहाँ पर फेल हो। बात समझे बच्चों यहाँ पर? और यही आपका चैलेंज है एज कंपेयर टू बीकॉम। बीकॉम में क्या होता है? री आ जाती है, कंपार्टमेंट आपके पास आ गई, पेपर बाद में दे दिया, काम चल जाता है। पर यहाँ पर ऐसा होके नहीं चलता है। ठीक है, तो मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी हमारी ये जो सोच है, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीजें एक लेवल पर आके यहाँ पर चलें। आपने प्लस टू कैसे पढ़ा है वो आप जानते हैं। ठीक है, आपकी फैकल्टीज डिफरेंट होगी, आपकी स्कूलिंग डिफरेंट होगी यहाँ पर। तो अब हमें एक प्रॉपर, कहते हैं ना कि मेरे को प्रॉब्लम क्या आती है मैथमेटिक्स के अंदर, कई बच्चों ने मैथ पढ़ रखा होता है, क्यों नहीं पढ़ रखा, जिन्हें पढ़ा हुआ है कई बच्चों ने एज अ एडिशनल पढ़ा हुआ है या फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा हुआ है। तो हर एक का लेवल क्या होता है वहां पर डिफरेंट होता है। मुझे सबको साथ लेके यहाँ पर चलना है, और मैं ये मान के चलूंगा कि आपने चीजें पहले नहीं पढ़ी हुई है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। तो कई चीजें आपको ऐसी लगेगी कि यार सर ना टाइम पास कर रहे हैं, ये चीज जल्दी हो सकती है, टाइम बचाया जा सकता है यहाँ पर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि आपने चीजें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई है, अपने लेवल पर मान के चलूंगा कि हम जीरो से स्टार्ट करके यहाँ पर चलेंगे। सो यू हैव टू बियर मी एट दैट टाइम, जब मैं आपको चीजें समझाऊंगा यहाँ पर, मेरी बात समझे, थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों, इसके अलावा देखो टेस्ट का हमारा सिस्टम होता है वो हर चैप्टर के बाद होता है, और मैं कोशिश करता हूँ हर सैटरडे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, चैप्टर पूरा हो गया, उसके बाद जो भी कमिंग सैटरडे आपके पास होगा उसमें आपका टेस्ट हो जाएगा। पर टेस्ट होने से पहले एक नया तरीका मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ हर बैच के अंदर, कि आपको होमवर्क करके आना होगा। होमवर्क क्या? जैसे हमारा चैप्टर पूरा हो गया, चैप्टर नंबर 1 पूरा हो गया, ठीक है, सारे क्वेश्चंस अब दोबारा से घर से करके आओगे, लाइन वाइज, ऑर्डर वाइज। डन बच्चों? यहाँ पर शुरू में थोड़ा सा आपके लिए पेनफुल होगा, तकलीफ आपको होगी, क्योंकि हमें इतनी मेहनत करने की आदत यहाँ पर नहीं है। पर पॉइंट क्या है, एग्जाम हमारा सितंबर में है, अप्रैल मई जून जुलाई, और हमारी कोशिश रही 10 अगस्त तक आपको फ्री कर दिया जाए। 1 मंथ आपके पास होना चाहिए यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए। डन बच्चे? यहाँ पर तो नियर अबाउट आज आपकी 8 तारीख है, तो मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने हमारे पास है सिलेबस पूरा करने के लिए, सिलेबस को रिवाइज करने के लिए भी। बात समझिए यहाँ पर, आखिर का 1 महीना जो पढ़ रखा होगा वो आप रिवाइज करके चलोगे, और इस दौरान हमें अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। स्पीड मेंटेन करना एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, ये बात ध्यान रखना यहाँ पर। इसके अलावा कोई तरीका यहाँ पर नहीं है। जैसे आप गाड़ी सीखते हो, एक्टिवा सीखते हो, तो सिखाना वाला समझा देगा एक बार चलाने कैसे है, डर आपको खोल देगा, पर जो आपकी स्पीड बनती है वो एक्टिवा गाड़ी को बार बार चलाने से ही बन के यहाँ पर चलती है। मेरी बात समझिए यहाँ पर। तो होमवर्क का पर्पस क्या होगा कि आप घर से एक बार सारे क्वेश्चन दोबारा करके आएंगे, मैं चेक करूंगा, ये बात ध्यान रखना, और सेम डे आपका क्या हुआ फिर टेस्ट हो जाएगा। इसके 2-3 फायदे आपके पास होते हैं। एक, कोई चैप्टर आपका आज हुआ, आपने आज ही उसका होमवर्क कर लिया, पॉइंट समझिए यहाँ पर, साथ साथ आपका टेस्ट भी हो गया। तो अब वो चैप्टर रिवाइज कब होगा? सिलेबस पूरा होने के बाद।
सोचो ना ये बात, कोई चैप्टर हम आज कर रहे हैं वो रिवाइज कब होगा? इसके बाद नया चैप्टर हो जाएगा, फिर नया चैप्टर हो जाएगा, फिर नया चैप्टर हो जाएगा। वो जो चैप्टर शुरुआत में किया था उसका नंबर कब आएगा? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। पॉइंट समझे यहाँ पर? तो उस समय तो बच्चा कई बार क्या होता है, चीजें भूल जाता है, मैंने 3 महीने पहले क्या पढ़ा था। तो होमवर्क करने से वो चीजें जो आपकी ना, वो मेमोरी पावर जो आपकी है वो मजबूत होकर वहां पर चलती है। डन बच्चे? यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अभी मान के चलना आपके 60-65 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाले हैं, और आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर कभी टाइम का इशू आपको नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब बड़े आराम से पेपर करेंगे तभी पेपर सॉल्व हो जाएगा, पर मैथमेटिक्स के अंदर टाइम का इशू आता है। ऑन एन एवरेज बच्चों बात मान के चलो, 2 घंटे में आपके पास 120 मिनट्स है, और 120 मिनट्स में कितने क्वेश्चन आपके पास है? 100। तो ऑन एन एवरेज आपके पास 1.2 मिनट आपके पास हो गया। मेरी बात समझिए यहाँ पर, अराउंड 72 सेकेंड, 72 सेकेंड्स ऑन एन एवरेज। डन बच्चे? यहाँ पर वो स्पीड मेंटेन कैसे होगी? जब आपका माइंड जल्दी रिप्लाई करेगा। माइंड जल्दी रिप्लाई करेगा कैसे? जब क्वेश्चन देख के मालूम चल जाए इसका सोल्यूशन क्या बनना चाहिए। डन बच्चे? यहाँ पर भाई एग्जाम में टाइम नहीं होता, हम हिट एंड ट्रायल करें, आंसर नहीं आया दोबारा ट्राई करो, आंसर नहीं आया दोबारा ट्राई करो, इतना टाइम हमारे पास वहां पर नहीं होता है। तो उससे बचने के लिए, उसमें प्रोफेशन लेके आने के लिए आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी होगी, ये बात मान के यहाँ पर चलिए। डन बच्चों? यहाँ पर इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है, एनी सब्जेक्ट, आपको बच्चों मिनिमम 3 बार उसको रिवाइज करना ही करना है, 3 बार। जब तक आप 3 बार रिवाइज नहीं करोगे तो बच्चों एग्जाम में बात बनके यहाँ पर नहीं चलती है। अब ऐसे मत सोचना कि मैंने आपको पढ़ा दिया बात खत्म, नहीं बच्चों, मेरा जो रोल है दैट इज ओनली 20%, आपका मेजर रोल है। मेरा रोल क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट्स को इजी करना, नोट्स मेंटेन करना, चीजें आराम से समझा के यहाँ पर चलना, पहली बार बात क्लियर होनी यहाँ पर चाहिए। पर समझने के बाद जो प्रैक्टिस वाला खेल है, जो सेल्फ स्टडी है, ये बच्चों आपको खुद मेंटेन करनी पड़ेगी। हम आपको फॉलो करेंगे, हम आपको स्कीम बताएंगे, हम आपको बताएंगे इस तरीके तैयारी करनी है, पर इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। ये बात समझे? यहाँ पर टीचर आपके पीछे नहीं पड़ेगा। मान लो ये बच्चा है, मैं इसको 1 बार बोलूंगा, मैं इसको 2 बार बोलूंगा, मैं इसको 3 बार बोलूंगा, चौथी बार बच्चों मैं भी नहीं बोलूंगा। अगर इसे कसम खा रख के नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, और इसको पढ़ना है, इसको अपना कैरियर चाहिए यहाँ पर, तो मेरे 1 बार बोलने के बाद ये मेरी बात समझ जाएगा और रूटीन के अंदर काम करके यहाँ पर चलेगा। अब मेरी बात समझे? यहाँ पर हमारे कोर्स में बच्चों सीए के अंदर कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखना। इंटेलिजेंसी इंपॉर्टेंट होती है नो डाउट, पर कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। आपके प्लस 2 में 40% है, आपके प्लस 2 में 95% है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीए इंस्टीट्यूट की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, आपके बच्चे प्लस 2 में चाहे 40% क्यों ना आ जाए, आप सीए कोर्स पहली बारी में यहाँ पर निकाल दोगे। बात समझे यहाँ पर आपके प्लस 2 में 95% है, और आप इस ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर है कि वहां पे 95 है, यहाँ पे आधे नंबर चाहिए, बड़े आराम से आ जाएंगे। तो आपका जो एफर्ट होता है वो आधा हो जाता है। बात समझे? यहाँ पर आपका एफर्ट आधा हो जाता है और ये बच्चों गड़बड़ हो जाती है। बात समझे बच्चों? यहाँ पर क्योंकि देखो सीबीएसई बोर्ड अलग तरीके से चेकिंग करता है, आईसीआई अलग तरीके से चेकिंग करता है। सीबीएसई बोर्ड में कोई फेल ही नहीं होता, ठीक है ना, पर आईसीआई के अंदर बच्चे फेल ही होते हैं। जब बच्चे भाई हमारा जो रिजल्ट आना है फाउंडेशन का वो आना 25%, यानी पूरे इंडिया का 75 बच्चा क्या होगा? फेल होगा ना। तो आईसीआई की इंटेंशन क्या है? आपको पास करना नहीं है, आपको क्या करना है? यहाँ पर फेल करना है। पास तो बच्चों आपको होना है। बात समझिए? यहाँ पर वो तो फेल करने वास्ते बैठा है, पास आपको होना है, और पास होने के लिए कोई बड़ी स्कीम नहीं है। ये बात बोला है इस चीज को, यहाँ पर बड़ी आसान स्कीम है। स्कीम आपके पास क्या है? जो कंटेंट आपको दिया जाएगा बस वही आपको पढ़ना है, आपको इधर उधर से कुछ नहीं पढ़ना है। देखो बैंक पीओ के एग्जाम में बच्चे मल्टीपल बुक्स पढ़ते हैं, वो वहां की रिक्वायरमेंट है, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। सीए कोर्स में जो बुक मैं आपको दूंगा, जो आपका स्टडी मैट है और जो आपका स्कैनर है, 3 चीजें, इनको बार बार पढ़ो आप, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो, मिनिमम 3 बार मिनिमम। उससे ज्यादा पढ़ोगे तो आपकी एक्यूरेसी अपना बढ़ती चलेगी, आपके नंबर अपना बढ़ते चलेंगे। बात समझिए? यहाँ पर हमारा कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको 10 अलग अलग तरह की बुक्स पढ़नी है, कोई जरूरत बच्चों यहाँ पर नहीं है। एक ही बुक जो आपको दी गई है उसको बार बार पढ़ो, 3 बार मिनिमम, 3 बार, 4 बार, 5 बार, चाहे सीए फाउंडेशन हो, चाहे सीए इंटरमीडिएट हो, चाहे सीए फाइनल हो, बच्चों पहली बारी में ही आप पास कर जाओगे। बात समझे? यहाँ पर दूसरी बात, प्रैक्टिस से कभी आपको पीछे नहीं हटना है। तीसरी बात, लेक्चर मिस नहीं करने हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर किसी दिन आपका टेस्ट है और तैयारी आपकी यहाँ पर नहीं है तो ये नहीं कि लेक्चर मिस कर दो,
भाई बाद में देख लेंगे, सर क्लास में जाएंगे, सर टोकेंगे यहाँ पर, तो मतलब कि अच्छा लगता है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, लेक्चर मिस कर देते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। वो चीज़ बच्चों अडॉप्ट नहीं करनी है। टेस्ट नहीं आता कोई बात नहीं, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, ये बात को हम समझते हैं कि बार टेस्ट नहीं आता है, ठीक है, पर लेक्चर कभी भी आपका पेंडिंग यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कोई बैकअप आपका पेंडिंग यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अनलेस देयर इज इमरजेंसी, वो एक अलग बात है। पर रूटीन के अंदर ये आपकी हैबिट में नहीं होना चाहिए कि कभी हम फेस टू फेस कर रहे हैं, कभी हम रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, कभी हम लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे, नहीं, आपका मोड ऑफ टीचिंग बड़ा क्लियर कट होना चाहिए। हमारी तरफ से आपको तीनों फैसिलिटी मिलेगी, फेस टू फेस भी, लाइव भी और रिकॉर्डिंग भी। मेरी बात समझिए, यहाँ पर चॉइस आपकी होगी, पर अपनी जो भी चॉइस है उस पर स्टिक हो जाइए। और आपको फेस टू फेस करना है तो फेस टू फेस आपको आना ही आना है, बात समझिए यहाँ पर। अब रिकॉर्डिंग मोड पर है, वो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अब लाइव मोड पर है तो लाइव मोड पर भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ 12:15 बजे क्लास है, मुझे लाइव होके यहाँ पर चलना है। ये नहीं कि 12:15 बजे कोई फ्रेंड आपके पास आ गया और आपने चलो कोई बात नहीं, लाइव क्लास जो रिकॉर्डिंग है वो तो बाद में मिल ही जाने, यहाँ पर अल्टीमेटली क्लास हम बाद में देख लेंगे। मेरी बात समझे बच्चों, यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी क्लियर कट होनी चाहिए, ये मेरा शेड्यूल है, ये मेरा टाइमिंग है, इसमें पढ़ना है, क्योंकि आपका फ्रेंड है वो सीए नहीं कर रहा, आप सीए कर रहे हो, तो आपको अपनी जो प्रायोरिटी टाइम की, शेड्यूल की बच्चों मेंटेन करके यहाँ पर चलनी पड़ेगी। मेरी बात समझिए यहाँ पर। तो ये बच्चे कुछ बातें हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। मैं सिलेबस के बारे में बात नहीं करूँगा, वो आपको मालूम ही नहीं है, और कई बच्चों मालूम होगा, कई बच्चों नहीं मालूम होगा, हमें उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। समझे बच्चों बात यहाँ पर कंसिस्टेंसी बच्चों मेंटेन करना। आपके पास प्लस टू मैथ नहीं था, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इजिली आपके 70+ नंबर आ जाएंगे। मैं 40 मार्क्स के लिए आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं, जिनको फोबिया है, जिनको डर लगता है, समझ में नहीं आता है, मैं उनको बच्चों 40 नंबर हिसाब से नहीं पढ़ाने वाला हूं। मेरा टारगेट होगा अराउंड 60-70+ पर सब्जेक्ट, पर मैथमेटिक्स, पर स्टूडेंट आपके पास क्या होना चाहिए, ज्यादा होना यहाँ पर चाहिए। इससे अबव भी आ जाते हैं, डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द स्टूडेंट। डन बच्चों यहाँ पर हुआ तभी जब आप मुझे फॉलो करोगे, मेरे हिसाब से पढ़ोगे, मेरे सिस्टम को फॉलो करोगे, तो ये बच्चों नंबर मेरे हिसाब से आपके पास आके यहाँ पर चलेंगे। डन बच्चों यहाँ पर। अदरवाइज सितंबर महीने में आपके एग्जाम होंगे, अगस्त में आप यूट्यूब पर जाओगे और वहां सर्च करोगे हाउ टू पास सीए फाउंडेशन इन 1 मंथ, तो ये बात है यहाँ पर। और जो यूट्यूब वाला क्या बोलेगा कि आप 10 क्वेश्चन पढ़ जाओ और आप पास हो जाओगे। मेरी बात समझे यहाँ पर। और ऐसा होता तो पूरा इंडिया फेल क्यों होता। अब मेरी बात समझे बच्चों यहाँ पर, जब भी यूट्यूब पर जाओगे आप सर्च करना, हमेशा क्या बोलेगा, स्टडी मैट पढ़ जाओ आईसीआई का, आराम से पास हो जाओगे। और बच्चों ऐसा होता, मैं फिर कहता हूं, तो पूरे इंडिया बच्चा फेल क्यों होता, 75% बच्चा फेल क्यों होता। मेरी बात समझिए यहाँ पर, वो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है। और मेरे पास, मेरे सेंटर पे, मेरे सिस्टम में देयर इज नो शॉर्टकट। आपको जो हार्डवर्क है, अपने हिस्से की मेहनत है, वो बच्चों करनी ही पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ पर नहीं है। मेरी बात समझे बच्चों यहाँ पर, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर, करें स्टार्ट। अच्छा, कैलसी आपके पास होना चाहिए। मैंने कल फोटो भेजी थी आपको ग्रुप के अंदर, जो बच्चे ऐड हैं, और कोई ऐड यहाँ पर नहीं है तो ऊपर मैडम को बोल देना, वो आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, बाकी भी चल जाते हैं कैलकुलेटर पर। जब हम ट्रिक करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो मुझे नहीं मालूम बाकियों में वो काम करते या फिर नहीं करती है। तो मैं चाहता हूँ क्लास में एक ही कैलसी आप सभी के पास हो, ताकि मुझे समझाने में और आपको समझने में आसानी होकर यहाँ पर चले। अलग अलग मॉडल होंगे तो मुझे नहीं मालूम भाई किस मॉडल पे क्या फंक्शन है, क्योंकि हर एक का अपना एक एल्गोरिथम है, वो मालूम नहीं चलता है। बात समझे यहाँ पर। इसलिए कैलसी का मॉडल एक ही आपके पास, सभी के पास एक ही हो, तो समझने में आसानी हो जाती है, समझाने में भी आसानी होकर यहाँ पर चलती है। डन बच्चे यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और, मैथमेटिक्स के अंदर आप 2 रजिस्टर मेंटेन करोगे। एक रजिस्टर पर आपके पास नोटिंग होगी, जो मैं आपको नोट कराऊंगा यहाँ पर, नोटिंग, कंसेप्ट, एग्जाम्पल। और दूसरे रजिस्टर पर आपके सारे सोल्यूशन होंगे। सोल्यूशन आपको प्रॉपर मेंटेन करने हैं, ठीक है। यही आपकी फाइनल नोटिंग है। जो स्कूल में आप करते ना पहले रफ नोटिंग, घर जाके फाइनल नोटिंग, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। जो नोटिंग यहाँ पे करोगे यही आपके यहाँ पर फाइनल नोटिंग है। समझे बच्चों बात यहाँ पर। और सोल्यूशन पूरे आपके पास होने यहाँ पर चाहिए। बाद में जब रिवाइज करो तो आंसर आपके पास होना चाहिए, वरना कई बार क्या होता है, अभी तो बात समझ में आ जाती है, जब बाद में रिवाइज करते हैं तो हमें सोल्यूशन नहीं मिलता, समझ में नहीं आ पाता है, फिर हम इधर उधर से पूछते हैं। कुछ जरूरत यहाँ पर नहीं है, अपने नोट्स मेंटेन करके यहाँ पर चलने हैं। 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं, एक मेंटेन मत करना जिनमें सोल्यूशन भी है, जिनमें नोटिंग भी है, वो काम मत करना। जब आपका एग्जाम होगा आप सोल्यूशन नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि एक दिन छुट्टी आपके पास होती है। पेपर नंबर 3 आपका मैथमेटिक्स का होता है, पहला अकाउंट्स, दूसरा लॉ, थर्ड मैथ और फोर्थ आपके पास इकोनॉमिक्स। डन बच्चे यहाँ पर। तो एक दिन की छुट्टी में आप
पूरा पेपर रिवाइज नहीं कर पाओगे, मतलब सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे, उस समय आप नोटिंग पढ़ जाओगे, वो भी आपका मोर देन सफिशिएंट होके चलेगा। इसलिए नोटिंग आपकी अलग से होनी चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट एग्जाम होके यहाँ पर ना चले। मेरी बात समझे बच्चों? यहाँ पर करें स्टार्ट। अच्छा एक चीज और, अगर आपको डाउट होता है बीच में कहीं पर भी तो शर्माना मत, डाउट्स आप ले सकते हो क्लास के दौरान, क्लास के बाद, क्लास से पहले, व्हाट्सएप पर, जैसे चाहे आप वैसे डाउट्स यहाँ पर ले सकते हो। और जब व्हाट्सएप पे डाउट्स लेते हो मोस्ट प्रोबेबली आपको इंस्टेंट रिप्लाई वहां पर आ जाएगा। पर जैसे मान लो अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक है, और किसी बच्चे डाउट मेरे पास आता है तो मैं इसे में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। मेरे बच्चे बात समझे? यहाँ पर मैं हो सकता मैसेज पढ़ लूँ यहाँ पर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी क्लास के अंदर यहाँ पर मौजूद हूँ। तो ऐसा ना हो कि मैंने मैसेज पढ़ लिया और आपने देखा सर ने मैसेज पढ़ लिया, रिप्लाई किया नहीं, क्वेश्चन मार्क। बात समझे बच्चे यहाँ पर? तो वो काम मत करना यहाँ पर, ठीक है। रिप्लाई आपको आ जाएगा, 100% रिप्लाई आ जाएगा, तो उसको लेके आप चिंता मत करना यहाँ पर जैसे फ्री होते हैं आपको रिप्लाई वहां पर मिल जाएगा। बाकी क्लास में, क्लास से पहले, क्लास के बाद, पर शर्माना नहीं है। ये नहीं डाउट्स कैरी कर रहे हो कि चलो क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे, वो दिन बच्चों कभी आता ही नहीं है। तो कोशिश करो साथ साथ आपको डाउट्स लेके यहाँ पर चलना है। डन बच्चों? यहाँ पर चलिए करते हैं स्टार्ट बच्चों यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स। और इसमें पहला चैप्टर हमारे पास है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। बच्चों इस चैप्टर की वेटेज अराउंड 10 से 15 नंबर की है। पर ये बात ध्यान रखना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पेपर 15 नंबर आएगा आएगा। इट डिपेंड मतलब इट बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड, कि पास्ट में उन्होंने एवरेज यहाँ से पेपर 10 से 15 नंबर का आके चलता है। बात समझे यहाँ पर? बाकी आईसीआई की मर्जी है, दे रहे हो 20 मार्क्स भी दे रहे हो ना भी देखे यहाँ पर चले। डन बच्चे? यहाँ पर तो दो चैप्टर आपके कवर होते हैं यहाँ पर, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। लिखिए सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू। इस पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हो? चैप्टर ओवरव्यू। पहला, मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेकेंड, टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहला पॉइंट क्या मतलब है, दूसरा पॉइंट क्या क्या प्रकार के हमारे पास यहां पर टाइप्स हैं। जैसे अर्थमेटिक मीन यानी एएम, अर्थमेटिक मीन यानी एएम। सेकेंड, मीडियन। थर्ड, मोड। फोर्थ, जियोमेट्रिक मीन। फिफ्थ, हार्मोनिक मीन। फिफ्थ, हार्मोनिक मीन। इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम, एएम, जीएम एंड एचएम। एएम बच्चों क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। जीएम क्या हो गया? जियोमेट्रिक मीन। और एचएम आपके पास क्या हो गया? हार्मोनिक मीन। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।
अब बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। या तो हम किसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, या कह लीजिए शॉर्टकट, या फिर हम हिट एंड ट्रायल को अप्लाई करेंगे, या फिर हम प्रॉपर सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। तीन तरीके हमारे पास हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। या तो हमारे पास कोई ट्रिक होनी चाहिए, या फिर हिडन ट्रायल, या फिर प्रॉपर सॉल्यूशन। पहली बच्चों सोच हमेशा हमारे पास क्या होगी, ट्रिक या फिर शॉर्टकट। पर हर क्वेश्चन का ट्रिक या शॉर्टकट होके यहाँ पर नहीं चलता है। तो दूसरी तरकीब हमारे पास क्या, हिडन ट्रायल। अब हिडन ट्रायल क्या होता है, जो चार ऑप्शंस हैं वहां से क्वेश्चन को वेरीफाई करना। जब करेंगे आपके पास में आ जाएगी, चार ऑप्शन से क्वेश्चन को वेरीफाई करना, इसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर, हिडन ट्रायल कह के यहाँ पर चलते हो। जहां पर दोनों तरकीब कामयाब नहीं हो पाती है, फिर वहां पर आप क्या करोगे, प्रॉपर सोल्यूशन। अब बच्चों प्रॉपर सोल्यूशन में मेन पर्पस क्या हुआ, टाइम बचाना। अल्टीमेटली बच्चों हमारे पास वही है, 100 क्वेश्चन और 120 मिनट्स हैं। डन बच्चे। यहाँ पर ये चैप्टर का ओवरव्यू है, ये मेनली किसकी बात करता है, यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। हमें डिस्पर्सन की बात यहां पर नहीं की है, ठीक है। जो भी हमने लिखे टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कौन से चैप्टर में आपके पास आएंगे, ओनली इन द सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। डिस्पर्सन में आपके अलग टॉपिक हैं। मेरी बात समझे बच्चे, यहां पर मे भी आपने पढ़ा हो रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारा काम आता है डिस्पर्सन में आके यहां पर चलता है। डन बच्चे। यहां पर यहां कोई डाउट। अब आप सभी ने जो अर्थमेटिक मीन है ये पढ़ा होगा, मेरा ऐसा मानना है। एएम के बारे में पढ़ा होगा। एएम बच्चों कैसे निकालते हैं। अच्छा यहां तो हो गया नोट डाउन, कोई रह गया हो, ऑल डन। चलिए बताओ बच्चों, एएम कैसे निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन, एवरेज ये पढ़ा हुआ हमने, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिवाइड बाय नंबर्स, ठीक है। ये तरीका आपके पास आ गया। वो जो वैल्यू आई हम उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, एवरेज या फिर एएम। डन बच्चे। यहाँ पर अब देखो एएम किसका पार्ट है, सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। बात समझिए यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार जो वैल्यू आपको कंप्यूट करनी है सेंट्रल टेंडेंसी की, उसको निकालना है। एक तरीका आपके पास क्या है, एएम। और उसके अलावा चार तरीके और आपके पास है। कौन कौन से यहाँ पर, मीडियन, मोड, जीएम और एचएम। पर पॉइंट ये राइज होता है, जो वर्ड आपके पास दिया हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। डन बच्चे। यहाँ पर जैसे अभी आपने बोला कि जो भी वैल्यूज गिवन है उनका सम कर दिया डिवाइड बाय नंबर, तो मेरे पास क्या गया, एएम आ गया। डन बच्चे। यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ, अब आपका +2 रिजल्ट आने वाला है। +2 जब रिजल्ट आएगा, एक परसेंटेज आपके पास आ जाएगी, इंडिविजुअल मार्क्स आपके पास आ जाएंगे, और एक परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। तो कोई आपसे पूछता है कि भाई +2 में कितने मार्क्स आए, तो आप क्या इंडिविजुअली आते हैं वहां पर, भाई अकाउंट्स में इतने हैं, बीएसटी में इतने हैं, इकोनॉमिक्स में इतने हैं, या आप ओवरऑल क्या बोलते हो, 90%, 95%, 98%। आप ऐसे बोलते हो यहाँ पर। जब आप बोलते हो कि 98%, 95%, वो क्या शो कर रहा है कि आपका एवरेज बेस पर सब्जेक्ट कितना स्कोर हो जाएगा, 98 होके यहां पर चलेगा। बात समझिए। यहां पर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है, उन पांचों की बजाय आपने एक सिंगल वैल्यू को बोला, पांचों की बजाय एक सिंगल वैल्यू को बोला, उसको आप क्या बोलते हो, यहां पर सेंट्रल टेंडेंसी कह के यहां पर चलते हो। जहां पर एक सिंगल वैल्यू सारे डाटा को रिप्रेजेंट करके चलती है, उसको आप क्या बोलते हो, यहां पर सेंट्रल टेंडेंसी कह के यहां पर चलते हो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। यहां पर लिखिए एक बार, मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हाँ लिखिए, इट मीन्स अ single value, it means a single value that represents the whole set of
observations that represents the whole set of observations. मान लीजिए वैल्यूज आपके पास है 2, 4, 8, 9 और 7, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि बताओ एवरेज क्या बनता है, तो आप क्या बोलते हो, सारी वैल्यू को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 5। कितने नंबर आपके पास हो गए यहाँ पर, 5। समझते बात यहाँ पर। तो बच्चों वैल्यू कितनी आपके पास आई है, 10 और 23 और 30 अपॉन 5, कितना आ गया यहाँ पर, 6 यहाँ पर। डन बच्चों यहाँ पर। तो ये 6 आपके पास क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, और इसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जो सिंगल वैल्यू है ये इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट करके यहाँ पर चल रही है। इस सिंगल वैल्यू को ही आप क्या बोलोगे यहाँ पर, सेंट्रल टेंडेंसी कह के यहाँ पर चलोगे। मेरी बात समझे यहाँ पर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी बच्चे डाउट यहाँ पर, डन बच्चे यहाँ पर। पॉइंट नंबर 2, point number 2, how to compute सेंट्रल टेंडेंसी। आप इस वैल्यू को कैसे कंप्यूट करोगे, आप इस वैल्यू को कैसे कंप्यूट करोगे। बच्चों पहला पॉइंट हर एक का हो गया है। इसे कंप्यूट करने के देयर आर 3 मेथड्स। पहला मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। बच्चों मीन फर्दर हमारे पास 3 तरह का होता है, एएम, जीएम और एचएम। एएम, जीएम और एचएम। डन बच्चों यहां पर। तो पहला पॉइंट एमसीक्यू में आपके पास क्या आ सकता है, यहां पर जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो कितने प्रकार का आपके पास है, 3, 5 नहीं 3। कौन सा यहां पर, मीन, मीडियन और मोड। मीन कितने प्रकार का आपके पास है, 3, एएम, जीएम और एचएम। बच्चों पेपर में थ्योरी नहीं आती है, ये बात ध्यान रखना। थ्योरी आएगी तो कंसेप्चुअल थ्योरी आएगी। वो कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। वो हमारे सिलेबस का मतलब सिलेबस में दिया हुआ है, पर एग्जाम कभी आके यहाँ पर नहीं चलता है। बात समझे बच्चे यहाँ पर। जब भी आएगा कंसेप्चुअल थ्योरी आएगी। कंसेप्चुअल थ्योरी क्या होती है, अभी आगे बढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा, बता दूंगा ये आपकी क्या है, कंसेप्चुअल थ्योरी है। और इसी प्रकार के पॉइंट्स एग्जाम में आके वहां पर चलते हैं। बात समझे यहां पर। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इट ट्राई टू एस्टिमेट central value. It try to estimate central value, मतलब हमें सिंगल वैल्यू यहां पर निकालनी है। इट यानी कि जो हमारे पास मेथड्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां पर एक सिंगल वैल्यू सेंट्रल वैल्यू कंप्यूट करके यहां पर चलना। पॉइंट 4, इट इज ऑल्सो नॉन एज एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो बच्चों हमें एक नाम और दिया हुआ है, जैसे आपके मल्टीपल नेम्स होते हैं, घर का नाम, बाहर का नाम, वैसे हमारे पास जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसका एक नाम आपको और दिया यहां पर, क्या, एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। डन बच्चे यहां पर। आगे बढ़े यहां पर।
पॉइंट नंबर 5, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मैथमेटिकल एवरेज, पोजीशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज और पोजीशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में क्या क्या आता है? एएम, जीएम और एचएम। पोजीशनल एवरेज में आपके पास क्या आता है? मीडियन और मोड। मीडियन और मोड। तो मैथमेटिकल एवरेज क्या होता है? जहां पे आप फॉर्मूले की सहायता से वैल्यू कंप्यूट करते हो, ठीक है। तो जहां पे कैलकुलेशन होती है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो, वो आपके लिए क्या बन जाता है? मैथमेटिकल एवरेज। मीडियन में अगर आपको याद हो, मे बी ध्यान नहीं आपको याद है कि नहीं है, और आपको याद हो मीडियन निकालते हो तो आप पहले ना कोई डाटा दिया होता था, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपके पास है, ओड है कि इवन है, तो वो कहना कि आप पोजीशन के बेस पर वैल्यू कहां पर सिचुएट करती है। और आपको याद हो, मान लो वैल्यू ओड है, ए वैल्यू पीछे छोड़ी, ए वैल्यू आगे की, फिर ए वैल्यू पीछे की, वैल्यू आगे की, जो बीच वाली वैल्यू है वो आपके लिए क्या बनती थी? वहां पर मीडियन। तो वहां पर पोजीशन के बेस पर क्या कर रहे हो? एवरेज कंप्यूट कर रहे हो, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर पोजिशनल एवरेज कह के यहाँ पर चलते हैं। सेम बच्चों मोड के अंदर भी होता है, आप कहना कि पोजीशन के हिसाब से वैल्यू कंप्यूट करते हो, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर पोजिशनल एवरेज कह के यहाँ पर चलते हो। और आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे उस समय आपको सारी बातें दोबारा से रिकॉल हो जाएंगी। डन बच्चे, यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो पहला आपके पास आता है यहाँ पर अर्थमेटिक मीन, यानी कि एएम। पहला बच्चों हमारे पास है अर्थमेटिक मीन, एएम। लिखिए, इट इज also known as average. It is also known as average. बच्चों एम को हम कई बार क्या बोलते हैं? यहां पर एवरेज भी कह के यहां पर चलते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इट इज कंप्यूटेड बाय एडिंग all the observations divided by number of observations। कहता है इसे हम कंप्यूट कैसे करेंगे? जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस है, जो भी वैल्यूज है, जो भी डाटा है, उन सभी को आप पहले क्या करिए? प्लस करिए, ऐड करिए, बाद में डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जैसे हमने ऊपर किया था, हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन थी, पहले हमने उन सभी को क्या किया? प्लस किया, बाद में डिवाइड किसी कर दिया? यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो आपके पास क्या गया? वहां पर एक एवरेज। बच्चे यहाँ पर हमने यहाँ पे जो टेक्निक इस्तेमाल की थी वो कौन सी आपके पास थी? यहाँ पर एएम। डन बच्चे, यहाँ पर इतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू compute AM, how to compute AM बच्चों एम कंप्यूट करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? कौन सा एम आपको निकालना है? एम दो प्रकार से आपको निकालना आ सकता है, एक सिंपल एम, सेकंड वेटेड एम। पहला सिंपल एम, दूसरा आपके पास यहां पर वेटेड एम
तो देना पड़ेगा कि कौन सा एम आपको यहां पर निकालना है। सिंपल एम हम कहां पर निकालते हैं, वेयर ऑल ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। यहां पर सारी ऑब्जर्वेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, जहां पर सारी ऑब्जर्वेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है वहां पर आप सिंपल एम का इस्तेमाल करते हो। और जहां पर वेयर ऑल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, जहां पर सारी ऑब्जर्वेशन इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है तो वहां पर आप क्या इस्तेमाल करते हो, वेट एम का इस्तेमाल करते हो। आपको क्वेश्चन के अंदर एनालिसिस नहीं करना है, क्वेश्चन बोलेगा आपको सिंपल एम का अप्लाई करना है या वेट एम से आपको आंसर निकालना है। पर कई बार थ्योरी में पॉइंट आता है कि सिंपल एम का अप्लाई होगा जहां पे सारी ऑब्जर्वेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों मेरी इनकम है, अब मेरी इनकम कोचिंग से है, मेरी इनकम प्रैक्टिस से है, मेरी इनकम अदर एक्टिविटीज से भी है। बात समझिए यहाँ पर। तो मान लो 3 जरिए हैं जहां से मुझे इनकम होके यहाँ पर चल रही है। अब क्या तीनों से इनकम बराबर होती होगी? नहीं, किसी इनकम ज्यादा है, किसी इनकम कम है। ठीक है, क्या तीनों मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है? नहीं, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, जहां से ज्यादा इनकम होगी, और मेरे लिए लेस इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, जहां मेरी इनकम कम होके यहाँ पर चलेगी। मेरी बात समझे यहाँ पर। तो अगर मेरे केस में एवरेज निकालना है तो क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पर वेट एम इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझे बच्चे यहाँ पर। अगर मेरे लिए हर आइटम इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसे आप प्लस टू में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट की वेटेज आपके पास क्या है, 100 नंबर। सबकी वेटेज 100 नंबर है तो सबकी इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वो बात ठीक है कि आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग बात है, कि आपको मैथ अच्छा लगता है, आपको अकाउंट्स अच्छा लगता है, वो अलग बात है। पर नंबर वाइज आपके लिए हर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का वहां पर है, 100 नंबर का। तो जब आपसे पूछा जाता है कि आपके एवरेज नंबर कितने आए, आपके एवरेज नंबर कितने आए, तो आप क्या बोलते हो, सम डिवाइड बाय नंबर। अब वो देखते ही नहीं यहाँ पर कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों, वो सभी आपके लिए क्या होते हैं, बराबर इंपॉर्टेंट होके यहाँ पर चलते हैं। मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं। तो जहां पर आपकी ऑब्जर्वेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होगी वहां पे क्या अप्लाई करोगे, सिंपल एम। जहां पर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है वहां क्या अप्लाई करोगे, वेट एम। डन बच्चे यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन में वो आपको बोलेगा कि सिंपल एम से आंसर निकालना है या फिर वेट एम से आंसर निकाल के यहाँ पर चलना है। इस थ्योरी के लिए पॉइंट आपके पास है। कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि आप किस सिनेरियो में कौन सा एम अप्लाई करके यहाँ पर चलोगे। डन बच्चे यहाँ पर, इतना हो जाएगा। किसी बच्चों डाउट, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। अब बच्चों सिंपल एम निकालने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन 3 तरीके दी हो सकती है। सिंपल एम में जो इंफॉर्मेशन है वो 3 तरीके से आपके पास दी हो सकती है। पहले इंडिविजुअल सीरीज, ये सारी बातें पहले पढ़ी हुई आप लोगों ने। मैंने आप बोला था यहाँ पर कि मैं ये मान के चलूंगा कि आप सब 0 से स्टार्ट यहाँ पर कर रहे हैं, तो मे भी आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि यार ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। पर इन बिटवीन आपको कई पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो पहले आपने यहाँ पर नहीं पढ़े होंगे। बात समझे यहाँ पर। तो इसलिए कई बार क्या होता है, चीजें पहले पढ़ रखी हो ना, वो कई बार नुकसान हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है हम पढ़ी हुई है, हमारा फोकस वहां पर नहीं होता और कई पॉइंट्स हमारे से वहां पर मिस हो जाते हैं। जो चीजें ना पढ़ रखी हो मुझे पूरा फोकस वहीं पर होता है, चीजें कोई मिस होकर वहां पर नहीं चलती है। बात समझे यहाँ पर। अच्छा, तो जो सीरीज है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, एंड थर्ड वन इज द कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप सीरीज। कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप सीरीज। अगर मैं आम भाषा में बोलूं, जब डाटा मेरे पास बहुत थोड़ा है, ठीक है, जब डाटा मेरे पास बहुत थोड़ा है तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। जब डाटा मेरे पास थोड़ा ज्यादा हो जाता है हम क्या बोलते हैं यहां पर, डिस्क्रीट। जब डाटा बच्चों बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं यहां पर, ग्रुप सीरीज। बात समझे यहां पर। समझने के लिए मैं दोबारा बोलता हूं, जैसे आप सभी यहां बैठे हुए हैं तो मे भी हफ्ते में 10 दिन में मुझे आपके सारे नाम यहां पर याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे मेरी इंटरेक्शन होगी
जिस जिस बच्चे से इंटरेक्शन होगी मुझे उसका नाम धीरे यहाँ पर याद शुरू हो जाएगा। पॉसिबल है मेरे लिए यहाँ पर मान लो 100 बच्चा बैठा हो, शायद मैं 100 के नाम वहाँ पर याद ना कर पाऊँ, मे बी 40, मे बी 50, मे बी 70। बात समझिए, यहाँ पर हर बच्चे से इंटरेक्शन पॉसिबल वहाँ पर नहीं है। मान लो 1000 बच्चा हो तो मेरी बात समझिए यहाँ पर। तो जब डाटा थोड़ा होता है उसको आप क्या बोलते हो, इंडिविजुअल। मैनेज करना आसान होता है। जब डाटा डिस्क्रीट होता है समहाउ यू कैन मैनेज, पूरी तरीके से नहीं पर समहाउ यू कैन मैनेज, वो आपके लिए क्या बन जाता है, डिस्क्रीट। जब डाटा बहुत ज्यादा हो जाता है, भीड़ आपके पास है, फिर बच्चों पॉसिबल ही वहां पर नहीं है हर एक के ऊपर फोकस करके वहां पर चलना, उसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर, ग्रुप सीरीज कह के यहाँ पर चलते हो। ये एक लेमैन की लैंग्वेज है, आम भाषा में, ठीक है। पर एज पर जो डेफिनेशन हमारी टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, जहां पर एक्स की वैल्यू गिवन हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। जहां पे एक्स और एफ आ रहा है याद, एक्स और एफ फ्रीक्वेंसी दोनों दिया हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। और जहां पे रेंज हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी कह के यहां पर चलते हैं। बात समझे, यहां पर लिखिए बार, वेयर ओनली वैल्यूज ऑफ एक्स आर गिवन, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू गिवन है, इसको बच्चों आप क्या बोलते हैं यहां पर, इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट वेयर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एफ आर गिवन, जहां पे एक्स और एफ दोनों दिया हो इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, डिस्क्रीट। थर्ड, वेयर रेंज इज गिवन, वेयर रेंज इज गिवन, इसको आप क्या बोलते हो यहां पर, कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप सीरीज कह के यहां पर चलते हो। ये रेंज क्या होती है आपको वैसे याद आ जाना चाहिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। डन बच्चे, यहां पर आगे बढ़े। यहां पर अब सबसे पहले आपके पास क्या आएगा यहां पर, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, मान लीजिए इंफॉर्मेशन आपके पास है 4, 7, 5 एंड 9, 4, 7, 5 एंड 9, और आपको निकालना है यहां पर एम, आपको निकालना है यहां पर एम। तरीका क्या बनता है, इन सभी वैल्यूज को क्या करिए यहां पर, सम डिवाइड बाय नंबर। बच्चों कितनी ऑब्जर्वेशन मेरे पास है, 4, तो बच्चों वैल्यू आपके पास आई 24, 6.25। कैलसी सभी के पास होना चाहिए अली क्लास में, ठीक है, हर बच्चे पास कैलकुलेटर होना चाहिए, एग्जाम में अलाउड होता है। डन बच्चे, यहां पर अब बात समझे यहां पर। अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन है मैंने इसको एक्स मान लिया। अब वाई भी कह सकते हैं, आप जेड भी कह सकते हैं, पर रूटीन में हम क्या बोलते हैं, एक्स बोल के यहां पर चलते हैं, कस्टम है, ट्रेडिशन है, कोई लॉजिक यहां पर नहीं है। तो बच्चों मैंने एक्स यहां पर बोल दिया, तो जो एम होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बार। एम का सिंबल क्या हो गया, एक्स बार। मान लो मैं वाई मानता तो एम का सिंबल क्या आता, वाई बार। मैं जेड मानता तो सिंबल क्या आता, जेड बार। मैं ए मानता सिंबल क्या होता, ए बार। मेरी बात समझे यहां पर। तो ऊपर आपके पास इसको बार बोलो, मोड बोलो, वो हर बच्चा अपने हिसाब से बोलता है। डन बच्चे यहां पर। तो ये आपके पास बन गया एम का सिंबल। अब आपने क्या किया, आपने आपने न्यूमरेटर में सारी वैल्यू को प्लस किया, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। बच्चों नंबर्स के लिए सिंबल क्या होता है, एन, एन फॉर नंबर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए सिंबल क्या होता है यहां पर, एन। और न्यूमरेटर में आप क्या कर रहे हो, एक्स की वैल्यू को प्लस कर रहे हो। न्यूमरेटर में आप क्या कर रहे हो, एक्स की वैल्यू को प्लस कर रहे हो। तो एक्स को प्लस करने का सिंबल आपके पास ये होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, समेशन या फिर सिग्मा। बात समझे यहां पर, जिसको क्या बोलते हो, समेशन या फिर सिग्मा। पर जब भी इस सिंबल को पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे यहां पर, सम ऑफ। बोलने के लिए मैं बोलूंगा समेशन या फिर सिग्मा, ठीक है, पर पढ़ने के लिए आप क्या बोलो, जब मन में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे यहां पर, सम ऑफ। यानी आपको क्या बोल रहा है, सम ऑफ एक्स। तो इसे मालूम चल रहा है ना आपको यहां पर कि आपको क्या करना है, एक्स का सम करके यहां पर चलना है।
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चों आ रही बात यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट? तो आपके पास इंडिविजुअल में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम मेरे पास कितना आ गया 25 और ऑब्जर्वेशन कितनी मेरे पास है 4, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 6.25 और 6.25 किसकी वैल्यू आपके पास है x बार, या जिसको आप क्या बोलते हैं एम क्या के यहाँ पर चलते हैं। डन बच्चे यहाँ पर, यहाँ तो कोई डाउट? आगे बढ़े यहाँ पर, जरा हो जाए नोट डाउन। ये बच्चों पहली सीरीज आपके पास है इंडिविजुअल, दूसरी हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज। पहली हमारे पास है इंडिविजुअल, दूसरी हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज। देखिए बच्चों मेरे पास सब्जेक्ट है मैथ, और मैथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लीजिए मैथ बच्चों नंबर आए, मार्क्स और यहां पे नंबर्स। अब बच्चों मेरे पास मैथ में एक नंबर आया, ऐसा एक ही बच्चा है, ये एक नंबर आया ऐसा एक ही बच्चा है। दो नंबर आए ऐसे दो बच्चे हैं, तीन नंबर आए ऐसे तीन बच्चे हैं, चार नंबर आए ऐसे चार बच्चे हैं, पांच नंबर आए ऐसे पांच बच्चे हैं। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझाने के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक नंबर आया, एक नंबर आया ऐसे कितने बच्चे आपके पास हैं एक, दो नंबर आए ऐसे कितने बच्चे आपके पास हैं दो। मुझे एक चीज बताओ, अगर दो नंबर आए दो बच्चे हैं तो उन दो बच्चों का टोटल स्कोर कितना होगा? भाई दो बच्चे ऐसे हैं जिनके दो दो नंबर आए हैं, दो बच्चे ऐसे हैं जिसके दो दो नंबर आए हैं, पहले बच्चे दो नंबर, दूसरे बच्चे दो नंबर, तो स्कोर मेरे पास कितना हो गया 4, यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब ऐसे भी कह सकते हो, एक बच्चा है जिसका एक ही नंबर आया, एक बच्चा है जिसका एक ही नंबर आया, तो टोटल स्कोर कितना आपके पास हो जाएगा 1 ही होगा। डन बच्चे यहां पर? नहीं सर, दोबारा समझाओ। तीन बच्चे आए, तीन बच्चे आए और हर बच्चे का कितना स्कोर है 3, 3 3 3, तो कितना मिला के आपके पास हो जाएगा 9। समझ मैं क्या बोल रहा हूं? तो 3 इंटू 3 कितना आपके पास हो जाएगा 9। चार बच्चे आए और हर बच्चे का कितना स्कोर आपके पास है 4, चार बच्चों का हर बच्चे का स्कोर कितना आपके पास है 4, मिलाकर उन चारों बच्चों का स्कोर कितना आपके पास हो जाएगा 16। डन बच्चे यहां पर? सिमिलरली इधर आपके पास क्या आ जाएगा 25। डन बच्चे यहां पर? अब मुझे एक चीज बताओ, क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 15। क्लास में कितने बच्चे आपके पास है 15, 1 2 3 4 और 5। डन बच्चे यहां पर? इन 15 बच्चों का टोटल स्कोर कितना बनता है? 15 बच्चों का टोटल स्कोर कितना बनता है 55। तो 15 बच्चों का टोटल स्कोर 55 है। अब मुझे एक चीज बताओ, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या था, मतलब क्या था? सम डिवाइड बाय नंबर। सम कितना बच्चों मेरे पास आया 55, नंबर कितने मेरे पास है 15, 5 पर कैंसिल किया 11/3। डन बच्चे यहां पर? यहां से जो भी वैल्यू आपके पास आई 3.67, ये आपके लिए क्या बन जाएगा एवरेज बन के यहां पर चलेगा। अब मेरी बात समझे यहां पर, दोबारा समझो। मैंने अभी तक आपको यहां पर फॉर्मूला की बात नहीं की है, मैं एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं यहां पर। और वो कॉमन सेंस क्या बोल रहे हैं यहां पर कि एवरेज निकालने का, एम निकालने का तरीका क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर। सिंपल सी बात ये है। डन बच्चे यहां पर? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और उसको पढ़ने वाले बच्चे यहां पर होंगे, अब तीन बच्चे ऐसे हैं जिनका कितना स्कोर आपके पास आया है 3 यहां पर आया है। तीन बच्चों का टोटल 3 नहीं आया, तीन बच्चों का हर बच्चे का कितना आपके पास आया है 3 आके यहां पर चला है। तो पहले बच्चे 3, दूसरे बच्चे 3, तीसरे बच्चे 3, तो कितना मिला के आपके पास हो जाएगा 9। चार बच्चे ऐसे हैं जिनमें हर बच्चे का स्कोर कितना आपके पास आया है 4 आपके पास आया है। क्या वैल्यू सेम होना जरूरी है? नहीं, सिर्फ बच्चों एग्जाम्पल आपके पास है, वैल्यू कोई भी आपके पास हो सकती है। चार बच्चों का कितना स्कोर आपके पास है 4 4 4 और 4, तो मिला के कितना आपके पास हो जाएगा 16 हो जाएगा। या तो मैं 4 को 4 बार प्लस करूं, या फिर मैंने 4 इंटू 4 कर दिया, तभी वैल्यू कितनी आपके पास आएगी यहां पर 16 आके यहां पर चलेगी। मेरी बात समझे? यहां पर 5 बच्चों का स्कोर ऐसा है जिनमें हर बच्चे का स्कोर कितना आपके पास है 5,
तो पहले बच्चे का 5, दूसरे का 5, तीसरे का 5, चौथे का 5 और पांचवे का 5 मिलाकर कितना आपके पास हो जाएगा 25 होके यहाँ पर चलेगा। डन बच्चे यहाँ पर। तो बच्चों मेरे पास कितने बच्चे हो गए यहाँ पर 15, मेरे पास कितने बच्चे हो गए यहाँ पर 15, जिसका मिलाकर कितना स्कोर यहाँ पर आ रहा है 55 आके यहाँ पर चल रहा है। समझते बात यहाँ पर। तो 55 स्कोर आया 15 बच्चों का, तो एक बच्चे का स्कोर कितना आपके पास हो गया 11/3 या 3.67। इतनी बात समझते हो यहाँ पर। किसी बच्चों डाउट? आगे बढ़े यहाँ पर। अब बात समझो ध्यान से। इसमें हम क्या बोलते हैं, मान लो जो मार्क्स है इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसको हम क्या मान लेते हैं f। f क्या होता है फ्रीक्वेंसी। f का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी, यानी क्वांटिटी, नंबर। तो बच्चों f मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने मेरे पास है 15, 1, 2, 3, 4 और 5। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आपने टोटल मार्क्स कंप्यूट किए तो आपने क्या तरीका फॉलो किया, आपने x को मल्टीप्लाई किया किससे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से, यानी आपके पास इधर क्या आ जाएगा fx आ जाएगा। भाई a इंटू बी क्या होता है ab, 10 तक का मैथ है। मैंने क्या बोला 10 तक का मैथ आपको आना चाहिए। वो आना चाहिए मतलब ये नहीं है कि आपको सारा याद होना चाहिए, पर बेसिक टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। भाई a इंटू बी क्या होता है ए बी होके यहाँ पर चलता है। बात समझिए यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार x को f से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा fx आ जाएगा। a इंटू बी क्या होता है ए बी या बी ए, एक ही बात होती है। डन बच्चों यहाँ पर। अब मुझे एक चीज बताओ, 15 मेरे पास क्या है सम, किस चीज का फ्रीक्वेंसी का, तो क्या मैं इसको समीशन f लिख सकता हूँ यहाँ पर। समीशन क्या था सम ऑफ किस चीज का फ्रीक्वेंसी का, तो आपके पास क्या है समीशन f यहां पर आ गया। और 55 क्या चीज आपके पास है fx का टोटल, तो आपके पास क्या बन गया समीशन fx बन जाएगा। डन बच्चे यहां पर समीशन fx बन जाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ 55 समीशन fx है और 15 समीशन f है, तो फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर समेशन fx अपॉन समेशन f। डन बच्चे यहाँ पर। तो इंडिविजुअल में आप क्या बोलते हो समेशन x अपॉन n, डिस्क्रीट में आप क्या बोलते हो समेशन fx अपॉन समेशन f। हालांकि सिंबॉलिकली आप इसको अलग तरीके पेश कर रहे हो, पर आप इसको रीड करो बात तो एक ही है। अल्टीमेटली मतलब आपके पास क्या है सम डिवाइड बाय नंबर्स। डन बच्चे यहाँ पर सम डिवाइड बाय नंबर्स। अब देखो बच्चों सीधी बात है, मैं तरीका समझा दिया आपको, लॉजिक समझा दिया, पर एग्जाम में आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फिर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा ना कि पहले फॉर्मूला ड्राइव करोगे, समझोगे, एनालिसिस करोगे, वहां तो इंपैक्ट आपको फटाफट वहां पर आपको क्या मालूम होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूं नॉलेज होना एक अलग चीज है, नंबर निकालना एक अलग चीज है। बात समझिए यहां पर। कई बार ऐसा होता है कि हमें चैप्टर पूरा आता है पर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, गलत हो जाता है, तो यानी नॉलेज तो है पर नंबर वहां पर नहीं आ रहे हैं। डन बच्चों यहां पर नॉलेज की अपनी इंपॉर्टेंस है, नंबर की अपनी इंपॉर्टेंस है। नॉलेज आपको लाइफ टाइम काम आती है, नंबर से पेपर पास होता है। सीधी बच्चों बात यहां पर है, जब पेपर पास होगा ही नहीं तो नॉलेज हम क्या करेंगे। डन बच्चों यहां पर। तो यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस कि अभी आप बात समझ रहे हो अच्छी बात है, पर एग्जाम में आपको डायरेक्ट जो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए समेशन fx अपॉन समेशन f। वहां हम ये नहीं सोच सकते यहाँ पर ये x है ये f है ये ऐसे हो रहा है ये वैसे हो रहा है, टाइम की बच्चों शॉर्टेज होकर वहां पर चलती है। बात समझे यहाँ पर। डन बच्चे यहाँ पर इतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया नोट डाउन। अब पहली ट्रिक जो आपकी यहां पर है, पहली ट्रिक लिखिए, इफ द corresponding values of x and f are same, then x bar equal to 2n plus 1 upon 3, x bar equal to 2n plus 1 upon 3, condition values of x and f should
start from 1 and in its continuation and in its continuation. देखिए बच्चों, हमने अभी ऊपर एक एग्जांपल लिया था जहां एक्स और एफ की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, 2, 3, 4, 5। अगर आमने सामने की वैल्यू सेम है, आमने सामने की वैल्यू सेम है और 1 से स्टार्ट हुआ है और उसके कंटिन्यूएशन में है, तो एक्स बार निकालने का सीधा तरीका आपके पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू क्या बन जाएगा? 11 अपॉन 3। बात समझे यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन आपके पास होगी। एक, आमने सामने की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए और 1 के कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो ऐसे दिया हो 1 1 2 2 4 4, क्या अप्लाई कर पाओगे? अब अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों अप्लाई नहीं कर पाओगे? रीजन क्या आपके पास? बीच में क्या आ गया यहाँ पर? 4। मतलब कंटिन्यूएशन में आपके पास होना चाहिए। 1 की काउंटिंग आपके पास होनी चाहिए, 1 की गिनती आपके पास होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो ऐसे दिया हो 4 4 5 5 7 7, तो भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों? आमने सामने वैल्यू सेम है पर 1 की काउंटिंग यहां पर नहीं है। मेरी बात समझे? यहां पर मान लो ऐसे दिया हो 1 1 2 2 3 3, बताओ बच्चों यहां पर क्या होगा? अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आंसर क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 अपॉन 3। कितना आंसर आ गया आपके पास? 7 अपॉन 3। डन बच्चे? यहां पर ये आपकी ट्रिक है और आप चाहो प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहां पर इसको x मान लो, इसको f मान लो, वहां से भी आंसर आपके पास आ जाएगा। डन बच्चे? यहां पर जो पहला फॉर्मूला है ये वाला, ये आपका यूनिवर्सल है। ये आप हर सिनेरियो में अप्लाई कर सकते हैं। हर सिनेरियो यानी कि डाटा जैसे मर्जी आपके पास दिया हो, अगर x और f दिया हुआ है ये आपका हर जगह अप्लाई हो जाए। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। ठीक है, जब टेबल पढ़ते हैं साइंस के अंदर, जब हमारे पास अकाउंट के 6 रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, दीज आर यूनिवर्सल रूल। आप इंडिया में पढ़ो, आप फॉरेन में पढ़ो, हर जगह रूल आपके पास क्या होते हैं? सेम होके वहां पर चलते हैं। डन बच्चे? यहाँ पर जो ये वाली कंडीशन है ये आपकी यूनिवर्सल यहाँ पर नहीं है, ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है। बात समझिए? यहाँ पर कंडीशन आपके पास क्या है? आमने सामने की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए और 1 की काउंटिंग आपके पास होनी चाहिए। 1 की काउंटिंग यानी कि 1 2 3 4 5। अब जो पहले मैथ पढ़ा हुआ है और मैं ये बोलूं कि आपके पास क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। जिन्हें पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा हुआ है अब इस बात को इग्नोर कर देना, मैं बाद में आपको अलग से रिपीट कर दूंगा। आपके क्या होना चाहिए? यहाँ पर नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, तभी आप मेरी बात समझे? 1 की काउंटिंग यानी कि नेचुरल नंबर्स आपके पास होने यहाँ पर चाहिए, तो ही आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर चलोगे। अदरवाइज ये ट्रिक बच्चों आपके पास इस्तेमाल होने वाले यहाँ पर नहीं है। डन बच्चे? यहाँ पर हो जाएगा। इतनी बात आ रही समझ में? आगे बढ़े। इसमें से कुछ आपको नोट डाउन करना है, ये पॉइंट हो या नोट डाउन? ऑल डन। और इसमें से कुछ नोट डाउन करना आप लोगों को? नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ए। मेरे बच्चों अभी आपसे जो ड्रूप फ्रीक्वेंसी उसके बारे में बात नहीं की है और ना ही जो आपका वेट एम है उसके बारे में बात की है। ठीक है, मैं अलग से बात कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ एम। अभी तक आपने क्या पढ़ा? जो बच्चों अभी तक आपने पढ़ा वहां से आने चांसेस ना के बराबर होते हैं। ठीक है, कभी कभार जो आपकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है वो एग्जाम में आ जाती है, बट आमतौर पर वो एक इंट्रो पार्ट था कि ये हमारे पास चैप्टर है, यहाँ से हमारा चैप्टर चलता है, एक बेस में बिल्ड करके चल रहा था, तो सारे बच्चे हमारे पास एक ही लेवल पर आके यहाँ पर चल सके। तो मैं एक बार रिवाइज करूँ यहाँ पर। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है?
कोई सिंगल वैल्यू जो होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करके यहाँ पर चलती है। हमें वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर हमारा एमसीक्यू है, पर आपको मतलब मालूम होना यहाँ पर चाहिए। तीन प्रकार से आप निकालते हो, मीन, मीडियन और मोड। मीन तीन प्रकार का होता है, एम, जीएम और एचएम। इसी बात को कहने का एक तरीका आपके पास और है कि ये हमारे पास या तो मैथमेटिकल एवरेज होगा या फिर आपके पास पोजिशनल एवरेज होके यहाँ पर चलेगा। मैथमेटिकल एवरेज में आपके पास क्या क्या आता है, एम, जीएम और एचएम। पोजीशन एवरेज में आपके पास क्या आता है, मीडियन और मोड। बच्चों इसका एक नाम आपके पास और था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक नाम आपके पास और था। अब देखिए बोल सकते तभी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और इसका ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या था, मेजर करना, क्या, सेंट्रल वैल्यू को मेजर करके यहां पर चलना। डन बच्चों, यहां पर देख के बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों क्या वैसे चीटिंग करते हैं आप लोग जब टेस्ट होते हैं, क्या आप चीटिंग नहीं करते वहां पर? सारे ईमानदार है, चीटिंग करते हो बिल्कुल भी? मतलब अच्छा, मौका नहीं मिला, फर्क है, मौका नहीं मिला, फर्क है। तो बच्चों बात आ रही थी यहां पर। अच्छा, आपके पास पहली टाइप कौन सी आपके पास है यहां पर, एएम। एएम का दूसरा नाम आपके पास क्या है, एवरेज। और इसको हम कंप्यूट करते कैसे हैं, सम डिवाइड बाय नंबर्स। तीन तरह की सीरीज आपके पास होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का दूसरा नाम आपके पास क्या है, ग्रुप सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज किसको बोलते हो, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू गिवन हो। एन कहां से आ गया बीच में, नहीं y भी तो हो सकता है, क्या दिक्कत है? बच्चों x तो सिंबॉलिकली हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। y बोलिए, कोई एक डाटा आपके पास दिया हुआ है, x का कह लीजिए, y का कह लीजिए, a का कह लीजिए, b का कह लीजिए। भाई x का एवरेज क्या बन जाएगा, x बार, y का क्या बन जाएगा, y बार। ये सिंबॉलिकली बात कर रहे हैं यहां पर हम, ठीक है। जो आपके पास सीरीज दूसरी कौन सी यहां पर है, डिस्क्रीट, वहां पे क्या क्या दिया होगा, x और f दोनों वहां पर दिया होगा, ठीक है। वहां आंसर निकालने का तरीका आपके पास क्या है, फॉर्मूला समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, और ट्रिक आपके पास क्या है, 2n+1 डिवाइड बाय 3। कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और कंटिन्यूअस, बात तो एक ही है, स्टार्ट फ्रॉम 1 होना चाहिए और आमने सामने वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। डन बच्चे, यहां पर चलिए लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एम। पहला पॉइंट लिखिए, इफ all the values of x are same, then their aim will be same. Their aim will be same. अगर हमारे पास x की सारी वैल्यू सेम है तो एम भी हमारे पास क्या होगा, सेम। मतलब मान लो बच्चों x मेरे पास है 4, 4, 4 एंड 4। मुझे एम निकालना हो तो मैं एम कैसे निकालूंगा, पहले सारी वैल्यू को सम करूंगा, सम करने में कितना मेरे पास आ जाएगा, 16 आ जाएगा। डन बच्चे यहां पर, और कितनी वैल्यू से मेरे पास है 4, तो एम कितना मेरे पास बन जाएगा, 4 बन के यहां पर चलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल थ्योरी। ऐसे एग्जाम में आती है कि जहां पर आपके पास सारी वैल्यू सेम हो तो एम आपके पास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मान लो आपको ये बोल दे एक्स की वैल्यू 1, 1, 1, 1। अब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप क्या बोलोगे, इसका एक्स बार मेरे पास क्या बनेगा, 1। सारी वैल्यू सेम है तो एक्स बार भी आपके पास क्या होगा, सेम होके यहां पर चलेगा। तो बस बात यहां पर, किसी बच्चे डाउट? पॉइंट नंबर 2, the value of am is depend upon the change of origin and change of scale, depend upon
द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ये होता है, बात करते हैं 0.3 लिखिए बार, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये चारों पॉइंट्स एक साथ चलेंगे। लिखिए बार, चेंज ऑफ ओरिजिन means if the given set of observation is increase oblique decrease by same number, then their aim is also increase oblique decrease by same number, increase oblique decrease by same number। मतलब बच्चों मान लो मेरे पास 1 2 3, तो 3 ऑब्जर्वेशन मेरे पास है 1 2 3, ठीक है। अगर आपको इसका एक्स बार निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? अगर इसका एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सम डिवाइड बाय नंबर्स। कितना सम आपके पास आएगा? 6 यहां पर, और नंबर कितने मेरे पास है? 3, तो कितना एक्स बार आपके पास आ जाएगा? 2। समझते बात यहां पर अगर मान लो मैं बोल दूं हर वैल्यू में +1 हो रहा है, x + 1 का मतलब क्या होता है? x की हर वैल्यू में +1 हो रहा है। 2 3 एंड 4 डन बच्चे। यहां पर मैं दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा से आप क्या निकालो यहां पर? एवरेज। दोबारा से मीन कंप्यूट करो, बताओ कितना मीन बनेगा? सम डिवाइड बाय नंबर, सम कितना आ जाएगा यहां पर? 9, और कितने ऑब्जर्वेशन यहां पर है? 3, तो कितना आपके पास आ गया? 3। समझते बात यहां पर? अब एक बार सामने देना, जब मैंने हर ऑब्जर्वेशन में +1 किया, जब मैंने हर ऑब्जर्वेशन में कॉमन वैल्यू से प्लस किया, तो मेरा जो मीन है पुराने वाला, उसमें भी वो कॉमन वैल्यू क्या हो रही है? प्लस होके यहां पर चल रही है। और मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैंने हर वैल्यू में +1 किया, एक कॉमन वैल्यू प्लस की, तो मेरा मीन भी कॉमन वैल्यू से क्या हो रहा है? प्लस होके यहां पर चल रहा है। इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर? चेंज ऑफ ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं यहां पर? चेंज ऑफ ओरिजिन। मान लो मैं हर वैल्यू में -1 करता हूं, मैं हर वैल्यू में -1 करता हूं, -2 मान लो, तभी एक ही क्लियर मान लेते। चलो मान लो हर वैल्यू में से आप -2 करते हैं। डन बच्चे यहां पर। अब मुझे बताओ x की पहली वैल्यू क्या है? 1 में से 2 चला गया, कितना बचा? -1। 2 में से 2 चला गया, कितना बचा? 0। 3 में से 2 चला गया, कितना बचा आपके पास? 1। समझते बात यहां पर? और अब आपको क्या निकालना है? फिर से मीन यहां पर निकालना है। तो मीन आपके पास कैसे आएगा? फिर से सम डिवाइड बाय नंबर्स। कितना सम आपके पास आ रहा है? 0/3, कितना बन जाएगा? 0। पहले मेरे पास कितना मीन था? 2। हर वैल्यू में से कितना माइनस किया? 2। तो मीन मेरे पास वैसे कितना आपके पास आना चाहिए? 0 आना यहां पर चाहिए। इसको आप क्या बोलते हो यहां पर? चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर आप कॉमन वैल्यू से प्लस या कॉमन वैल्यू से माइनस करते हो, तो जो आपका पुराना मीन है वो उसी कॉमन वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज यहां पर हो जाएगा। इसको आप क्या बोलते हो यहां पर? चेंज ऑफ ओरिजिन। समझ मैं क्या बोल रहा हूं? देखो एक बार हमने क्या मेंशन किया है। चेंज ऑफ ओरिजिन मीन्स इफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेम नंबर। किस नंबर से होना चाहिए? सेम, कॉमन। ये नहीं कि पहली वैल्यू में +1 हो रहा है, दूसरी में +2 हो रहा है, तीसरी में माइनस हो रहा है, फिर आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली यहां पर नहीं है। अप्लाई कब होगी? जब कॉमन नंबर से प्लस और माइनस होके यहां पर चलेगा। देन एम इज आल्सो
इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम नंबर, तो इसको आप क्या बोलते हो, चेंज ऑफ ऑरिजिन। करिए नोट डाउन, तो रह जाओ आप में से। डन बच्चे, यहां पर ये बात समझते हो यहां पर। अब हमने बच्चे यहां बात की प्लस और माइनस की। कई बार मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन में क्या होता है, प्लस और माइनस, स्केल में क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन। डन बच्चे, यहां पर पॉइंट नंबर 4। ये हर एक का नोट डाउन ना, कोई रह तो गया इसमें, लिखिए। चेंज ऑफ स्केल it means if the given set of observations is multiplied oblique divide by same number, then their aim is also multiplied oblique divide by same number। अगर बात प्लस माइनस की है तो क्या बोलोगे, चेंज ऑफ ओरिजिन। बात मल्टीप्लाई डिवीजन की है तो क्या बोलोगे, चेंज ऑफ स्केल। मान लीजिए वैल्यूज आपके पास है 1, 2 एंड 3। और इसका बच्चों एम हमारे पास आता है यहां पर 2, ठीक है। अगर मैं हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2x का मतलब क्या हुआ, हर नंबर आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आपके पास आ गया, 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 यहां पर। फिर से आपको एम निकालना है तो आप क्या करोगे, इन सभी वैल्यू का सम डिवाइड बाय नंबर, कितना आपके पास आ गया, 4। डन बच्चे यहां पर। तो पॉइंट आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है, 4 आके यहां पर चल रही है। समझते बात यहां पर। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा, हर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, हर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो जब मुझे मालूम है कि पुराना मीन 2 है, पुराना मीन 2 है, तो नया मीन मेरे पास क्या होना चाहिए, सोचो आराम से। पुराना मीन 2 है तो नया मीन मेरे पास क्या होना चाहिए, 4 कहां से आ गया यार, कितना बच्चों आपके पास आएगा, 1। भाई जो पुराना मीन है वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। तो नया मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 होके यहां पर चलेगा। बात समझे, यहां पर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको प्रॉपर्टी समझनी है। मैं समझाया इसलिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। बात समझे यहां पर एग्जाम में डायरेक्ट फॉलो करना है कि मेरे पास पहले डाटा ये दिया हुआ है, पहले मीन ये दिया हुआ है, चेक करो चेंज ऑफ ओरिजिन है या चेंज ऑफ स्केल है, और उसके अनुसार पुराने मीन में आप क्या कर दोगे, बदलाव करके यहां पर चलोगे। डन बच्चे यहां पर। तो ये पॉइंट नंबर आपके पास 2 की एक्सटेंशन है। पॉइंट 2 में क्या लिखा था, द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड अपॉन द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। कि अगर चेंज ऑफ ओरिजिन हो रहा है या चेंज ऑफ स्केल हो रहा है तो जो वैल्यू ऑफ मीन है वो भी आपके पास क्या होगी, चेंज होके यहां पर चलेंगे। मेरी बात समझे यहां पर। डन बच्चे यहां पर एक एग्जाम्पल लिखिए, तो कई बार पूछ लेता है किस तरीके पूछेगा। द एम ऑफ थ्री ऑब्जर्वेशन आर 5, फाइंड द न्यू एम if each observation is increased by 2
डिक्रीज बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3। बच्चों मेरी बात समझो, यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन, मान लो 1 2 3, इसका एम कितना दिया हुआ है 5। वो 3 ऑब्जर्वेशन क्या वो गिवन नहीं है, वो हमें गिवन नहीं है, हमें नहीं मालूम कितना सम है, पर उन्हें क्या बोल रहे हैं एम हमारे पास कितना होगा 5 होके यहां पर चलेगा। अब बोल रहा है नया एम निकालो कब, अगर हर ऑब्जर्वेशन यानी कॉमन इफेक्ट आपके पास होगा, हर ऑब्जर्वेशन में कितना इंक्रीज हो रहा है 2 का, तो नया एम क्या होना चाहिए 7, तो नया एम कितना होना चाहिए यहां पर 7। डिक्रीज बाय 3 नया एम कितना होना चाहिए 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 नया एम कितना होना चाहिए 10, डिवाइड बाय 3 नया एम कितना होना चाहिए 5/3। अब बताओ इसमें किसी बच्चों को डाउट, मेरी बात समझे, यहां पर वो डाटा नहीं देगा, बस आपको ये बोल देगा कि पुरानी ऑब्जर्वेशन का एम इतना है और अब ये चेंज हो रहा है, कोई एक बोल देगा मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, या प्लस का, या फिर माइनस का, जरूरी नहीं है वर्ड इस्तेमाल करेगा, चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन हो रहा है, चेंज ऑफ स्केल हो रहा है, और उसके अनुसार आपको चेंजेस करके वहां पर चलना है। बात समझ रहे बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट, कंफर्म। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, हाँ लिखिए, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3, और आपको कह रहा है x बार की वैल्यू 5 है, x बार की वैल्यू 5 है, y बार की वैल्यू निकालनी है। x बार क्या होगा am ऑफ x, यहां पर x बार क्या होगा am ऑफ x, और y बार क्या हो जाएगा am ऑफ y। ये हमें 5 दिया हुआ है, ये हमें कंप्यूट करना है। समझते बात है यहां पर, किसी बच्चे डाउट? अब तरीका क्या बनता है, बात सुनना ध्यान से, जो इक्वेशन गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में x की जगह x बार की वैल्यू पुट कर दीजिए। कितनी वैल्यू आपके पास आ गई यहां पर 13, ये आपके पास क्या बन जाएगी यहां पर y बार की वैल्यू। आपने x की जगह x बार पुट किया तो आपको y की जगह किसकी वैल्यू मिल जाएगी यहां पर y बार की वैल्यू मिलके यहां पर चलेगी। ये बच्चों आपके पास अपने आप में ट्रिक होके यहां पर चलती है, बात समझे यहां पर। तो y बार की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी यहां पर 13। डन बच्चों, यहां पर पहला पॉइंट आपके पास क्या था, सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो एम क्या रहेगा सेम। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों का एम के ऊपर असर आके यहां पर चलता है। चेंज ऑफ ओरिजिन आपके पास क्या था, कॉमन वैल्यू से प्लस और माइनस। चेंज ऑफ स्केल आपके पास क्या था, कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवीजन। और पांचवा पॉइंट आपके पास क्या, इक्वेशन, जहां पर आपको y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में दिया होगा, x बार दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लो बच्चों इसी इक्वेशन में y बार दिया होगा तो वैल्यू किसकी निकालनी पड़ती है आपको यहां पर x बार की। सेम तरीके से y की जगह आप y बार पुट कर दीजिए तो x की जगह आपको क्या मिल जाता, x बार मिलके यहां पर चलता। मेरी बात समझे यहां पर, किसी बच्चे डाउट? इतना हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 लिखिए एक बार, द सम ऑफ deviations of observations
their AM is always equal to 0. The sum of deviation of observation from their AM is always equal to 0. बच्चों मान लो x की वैल्यू मेरे पास है 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2 एंड 3। अब जो चाहे वो लिख सकते हो इंफॉर्मेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1, 2, 3, एक्स बार कितना मेरे पास होगा 2। डन बच्चों यहां पर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में से जो एक्स बार कंप्यूट किया उसको माइनस करते हो, हर ऑब्जर्वेशन में से जो एक्स बार कंप्यूट किया उसको माइनस करते हो, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1 में से 2 चला गया, कितना बचा? -1। 2 में से 2 चला गया, कितना बचा? 0। 3 में से 2 चला गया, कितना बचा? 1। और उसके बाद जो वैल्यू आपको मिली, उसके बाद उन्हें प्लस करते हो, वो हमेशा आपके पास क्या आएगा? 0 आके यहां पर चलेगा। मेरी बात समझे यहां पर? आई रिपीट, जो भी आपको डाटा दिया हुआ है, ये प्रूफ करना नहीं आएगा आपको, ये मैं समझाने बता रहा हूं यहां पर। प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट मालूम होनी चाहिए। पर समझने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, अगर आप पहला स्टेप उसका एक्स बार कंप्यूट करते हो, सेकंड हर वैल्यू में से मीन को माइनस कर रहे हो, कोई भी नहीं, किसको माइनस कर रहे हो यहां पर? मीन को माइनस कर रहे हो। माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है उसको प्लस करोगे, हमेशा आपके पास क्या आएगा? 0 आके यहां पर चलेगा। आप चाहे 100 ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, आप चले डेसिमल के अंदर, जैसे मर्जी आप डाटा मान लीजिए, आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा? 0 आके यहां पर चलेगा। बात समझे यहां पर? तो बात समझे बच्चों ध्यान से, मैंने क्या बोला? सम ऑफ, सम ऑफ यानी कि समेशन। डेविएशन, डेविएशन क्या होता है? डिफरेंस। डेविएशन क्या होता है? डिफरेंस। किसका? ऑब्जर्वेशन का फ्रॉम देयर एएम। किसका? ऑब्जर्वेशन का। किससे? एएम से। अब मैं इसको उल्टा बोलता हूं, अगर आप ऑब्जर्वेशन का एएम से डिफरेंस निकाल के क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का एएम से डिफरेंस निकाल के क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। वो सम हमेशा आपके पास क्या होगा? 0 होके यहां पर चलेगा। बच्चों बात समझे यहां पर? अब देखो एग्जाम में पॉइंट कभी भी आपको ये प्रूफ करना नहीं आएगा, दैट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको प्रॉपर्टी याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछेगा? प्रॉपर्टी पूछेगा ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। प्रॉपर्टी आपको दे देगा सेम टू सेम, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, ट्रू फॉल्स, पार्टली ट्रू, पार्टली फॉल्स। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? ट्रू बन जाएगा। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर डैश इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आंसर आपके पास आ जाएगा। वहां पे आंसर क्या बन जाएगा? एएम। 4 ऑप्शन दे देगा, एएम, जीएम, एचएम, मिडिल, कोई भी चले जाइए यहां पर, आंसर क्या बन जाएगा? एएम। बात समझिए यहां पर? वो इसी चीज को घुमाएगा, इसी पॉइंट को अलग तरीके पूछ सकता है यहां पर प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एएम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। डन बच्चे यहां पर? अभी हम सिर्फ नोटिंग कर रहे हैं, मेरी बात समझो। अभी आपको बुक मिलेगी, तुम्हें पास एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, और उस मतलब एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। और बिलीव में बच्चों, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। अराउंड 80-90 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। 10-15 बच्चों कहीं से भी आ सकते हैं। पेपर मैथमेटिक्स है, सिलेबस वास्ट है, तो कहीं से पॉइंट आपके पास कवर हो सकता है। बात समझिए यहाँ पर? तो क्वेश्चन एग्जाम बड़े रिपीट होते हैं, वहां से आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे इंस्टीट्यूट पूछ के यहाँ पर चलता है। अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर है ना, तो कहीं भी दिक्कत आपको आने वाली बात यहाँ पर नहीं है। हो जाएगा। डन बच्चे यहां पर? आगे बढ़े, लिखिए। ये हो गया नोट डाउन। फिर आगे हो पॉइंट नंबर 7। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एम is always minimum, is always minimum। समझिए एक बार,
बच्चों मान लो आपके पास गिवन है x की वैल्यू 1 2 3, जिसका x बार मेरे पास आया था यहां पर 2। अब अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में से x बार को माइनस करता हूं और उसका स्क्वायर माइनस करके उसका स्क्वायर, 1 में से 2 को माइनस किया और उसका स्क्वायर, अब 1 में से 2 चला जाता है, क्या बचता है आपके पास? -1 का स्क्वायर, क्या बनेगा? +1। समझते बात यहां पर? 2 में से 2 चला गया, कितना बचा आपके पास? 0 का स्क्वायर, क्या बनेगा? 0। 3 में से 2 चला गया, क्या बचा आपके पास? 1 का स्क्वायर, कितना बचा आपके पास? 1। इसका सम कर दीजिए तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहां पर? 2। इससे कुछ नहीं मालूम चलेगा, पर अब मैं इसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाता हूं। कैसे? मैं हर वैल्यू में से मीन के अलावा बाकी वैल्यूज को माइनस करता हूं। ये बाकी वैल्यू आपको क्या 1 और 3, मैंने 1 को माइनस किया और क्या कर दिया यहां पर? स्क्वायर। मेरी बात समझिए यहां पर, मीन के अलावा। अब मीन के अलावा, मीन तो मेरे पास क्या था? 2 के अलावा क्या बचा आपके पास? 1 और 3। अभी मैं क्या ले रहा हूं यहां पर? 1। तो 1 में से 1 चला गया, कितना बचा? 0 का स्क्वायर, क्या बनेगा? 0। 2 में से 1 चला गया, 1 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा? 1। 3 में से 1 चला गया, 2 का स्क्वायर 4। सम कितना आपके पास आ गया यहां पर? 5। डन बच्चे यहां पर? सिमिलरली अगर मैं 3 लेता हूं, इन दैट केस 1 में से 3 चला गया, कितना बचा? हाँ जी, -2 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा? 4। ये 10 तक का मैथ है बच्चों, ये आपको मालूम होना चाहिए। मेरी बात समझिए यहां पर, और नहीं मालूम है तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। 2 में से 3 चला गया, -1 का स्क्वायर 1। 3 में से 3 चला गया, 0 का स्क्वायर 0, इक्वल टू कितना आपके पास आ गया? 5। अब मुझे ये बताओ, सम मिनिमम कहां पर है? कौन सा सम यहां पर मिनिमम है? चलो, कौन सा सम यहां पर मिनिमम है? 2 5 और 5। 2 कब आया? जब आपने क्या इस्तेमाल किया यहां पर? मीन। बात समझिए यहां पर, 2 कब आया? जब आपने क्या इस्तेमाल किया यहां पर? मीन। और ये बच्चों आपकी प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एम इज ऑलवेज मिनिमम। कि अगर आप सम कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ डेविएशन का, वो हमेशा आपके पास क्या होगा? मिनिमम होके यहां पर चलेगा। बात समझिए यहां पर? तो ये प्रॉपर्टी अपने आप में, अगेन एग्जाम प्रॉपर्टी आएगी, प्रूफ करना आपको आने वाला वहां पर नहीं है। तो प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एम इज ऑलवेज मिनिमम। अब बच्चों ऊपर वाली प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में क्या फर्क है? बच्चों ऊपर वाली प्रॉपर्टी में स्क्वायर की बात नहीं करता है, वहां पे क्या बोलता सीधा था? सम। आप सम कर दीजिए, वो सम हमेशा आपके पास क्या होगा? 0 होके यहां पर चलेगा। जबकि यहां पे क्या बोलता है? स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर कभी 0 नहीं होगा, स्क्वायर आपके पास क्या होगा? मिनिमम होके यहां पर चलेगा। अब मिनिमम है कि नहीं है वो कैसे मालूम चलेगा? आपने बाकी वैल्यू से सम निकाला, जो उससे आपके पास क्या रहा है? ज्यादा आके यहां पर चल रहा है। यहां से मालूम चल रहा है कि अगर आप एवरेज से, मीन से स्क्वायर करके सम निकालते हो, वो आपके पास क्या होगा? मिनिमम बन जाएगा। मेरी बात समझे यहां पर? किसी बच्चे डाउट? अरे आ रही बात समझ यहां पर? ये हो गया नोट डाउन? सबका नोट डाउन हो गया? आगे बढ़े, पॉइंट नंबर, लिखो लिखो एक बार, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, mean is the best measure of सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब जो एम है, जीएम है, एचएम है, मीडियन मोड है, इन सभी में बेस्ट आपके पास कौन सा हो जाएगा? एम होके यहां पर चलेगा। और एंड मोस्टली यूज, सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन सा एवरेज आपके पास होगा? एम बन के यहां पर चलता है। बात समझे यहां पर? किसी बच्चे डाउट? पॉइंट नंबर 9, एम कैन नॉट बी डिटरमाइंड
graphically. AM cannot be determined graphically. बच्चों AM को आप ग्राफ के थ्रू कंप्यूट नहीं कर सकते हो। अब ये पॉइंट ना बेसिकली आपका किसी और चैप्टर में कवर होता है, पर अगर आपको पुरानी बातें याद हो, बच्चों आप ग्राफ बनाते थे, ठीक है, कई बार आप ऐसे बिल्डिंग बनाते थे और आपको याद आ रहा हो, ये सबने किया हुआ, ये 10th तक का मैथ आपके पास होता है और आपने इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया, ऐसे ऐसे डन बच्चों यहां पर। तो ये ग्राफिकली हम बोलते हैं। ग्राफिकली आपका मोड भी आता है, ग्राफिकली आपका मीडियन भी आता है, तो ग्राफिकली आपका मीन कंप्यूट नहीं किया जा सकता है। बात समझे यहां पर। तो ये पॉइंट आपके पास है, AM कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। डन बच्चे यहां पर। पॉइंट नंबर 10, ग्रुप फ्रीक्वेंसी। पॉइंट नंबर 10, ग्रुप फ्रीक्वेंसी। और बच्चों ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जहां पर आपको X और F दोनों दिया हो, उसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, ग्रुप फ्रीक्वेंसी। सॉरी, जहां पर आपको रेंज गिवन हो, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40। डन बच्चों यहां पर। और फ्रीक्वेंसी आपके पास है 5, 7, 9 और 11। 5, 7, 9 और 11। अभी बच्चों आपके लिए क्या बन जाएगी यहां पर, ग्रुप फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है, मान लो 0 से 9, मान लीजिए आपके पास ये मार्क्स हैं, 0 से 10 ये आपके पास मार्क्स यहां पर गिवन है। अब बच्चों इस रेंज का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 0 से लेके 9, 0 से लेके 9 कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 0 से लेके 9 तक आता है। अब मुझे नहीं मालूम उनका क्या स्कोर है, पर देर आर 5 बच्चे जिनका स्कोर या तो 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 5 होगा, 9 होगा। डन बच्चे यहां पर। 10 से लेके 19, 10 से लेके 19 के बीच में स्कोर आने वाले कितने बच्चे यहां पर हैं, 7। डन बच्चे यहां पर। अब आप में से कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने पहले क्या बोला, 0 से 9, फिर क्या बोला 10 से 19। अर्ली रेंज आपके पास क्या, 20 से 29, और अर्ली रेंज आपके पास क्या, 30 से 39। बात समझिए यहां पर। अब आप में कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सर और 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो 0 से 10 में वैल्यू 0 से 10 आपके पास होनी चाहिए और यहां पर 10 से 20 आपके पास होने चाहिए। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो 10 कहां पर शामिल है, 10 कहां पर शामिल है, 0 से 10 में या 10 से 20 में। मेरी बात समझिए यहां पर। तो बच्चों होता क्या है, जब आपके पास एक अपर लिमिट, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, और इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। अरे दोनों वैल्यू आपके पास क्या हो, सेम, दोनों वैल्यू आपके पास क्या हो, सेम। जो अपर लिमिट होती है ना, उसको हम इंक्लूड करके यहां पर नहीं चलते। बात समझे यहां पर, उसे हम इंक्लूड करके यहां पर नहीं चलते। यानी 0 से 10, 10 से 20 में जो 10 है वो शामिल होकर यहां पर नहीं चलेगा। तो वैल्यू कहां तक जाएगी आपके पास, 0 से 9। यहां वैल्यू क्या जाएगी, 10 से 19। इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर, एक्सक्लूसिव सीरीज। डन बच्चों यहां पर, मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज कह के यहां पर चलते हैं। दो प्रकार की आपके पास होती है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। मान लो ऐसे दिया हो 1 से 10, 11 से 20। अब क्या कोई यहां पे कंफ्यूजन है, जो आपकी यानी अपर लिमिट है क्या इसके बराबर आपके पास है, नहीं, बोथ आर डिफरेंट। इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, इंक्लूसिव सीरीज। अब इस रेंज में क्या होगा, 1 और 10 दोनों शामिल होगा। इस रेंज में आपके पास क्या होगा, 11 और 20 दोनों शामिल होकर यहां पर चलेगा। मेरी बात समझे यहां पर, मेरी बात समझ में आई है, ठीक है, ना भी आई हो तभी भी टेंशन की बात नहीं है, ये मैं पॉइंट अलग से आपसे बात करूंगा, ठीक है। वैसे आ जाना चाहिए, बट स्टिल जो मेरा अभी जो पर्पस है वो यहां पर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव समझाना नहीं है, वो बीच में पॉइंट आ जाए तो मैंने आपसे डिस्कस यहां पर कर लिया। अभी पर्पस आपके पास क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी यहां पर पर्पस है।
डन बच्चे यहाँ पर। पहली बात मुझे एक चीज बताओ, और आपको याद हो जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी दी होती थी तो आप एक मिड वैल्यू निकालते थे। मेरे पास स्पेस कम है। एक मिड वैल्यू आप निकालते थे, और कैसे निकालते? 0 + 10 डिवाइड बाय 2, कितना आपके पास आ गया? 5। 10 + 20 डिवाइड बाय 2, ये सबने किया होना चाहिए, ये 10 तक का मैथ है बच्चों। 20 + 30 डिवाइड बाय 2, 25। 30 + 40 डिवाइड बाय 2, 35। डन बच्चे यहाँ पर। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? एक्स बोल रहा हूँ। अब मेरे पास सुनो ध्यान से, अगर ये एक्स और एफ है तो क्या एक तरीके से, और मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं गायब कर दूं, तो मेरे पास सीरीज कौन सी बन गई यहाँ पर? डिस्क्रीट, और आंसर मेरे पास आ जाना चाहिए। बात समझिए यहाँ पर, जब एक्स और एफ मेरे पास है तो आंसर मेरे पास आ जाना यहाँ पर चाहिए। हालांकि ग्रुप फ्रीक्वेंसी का अपना एक फॉर्मूला है, ठीक है। और बच्चों पेपर तो आपका 1 नंबर का है ना, क्वेश्चन तो 1 नंबर का है, आपको आंसर जल्दी निकालना है वहां पर। और आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फॉलो करोगे तो मैं नहीं मानता 1 नंबर के अंदर आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व वहां पर हो पाएगा। बात समझिए यहाँ पर, जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी दी हो तो वहां पर आप क्या करते हो? मिड वैल्यू निकाल के फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा? जो सीरीज का नेचर है वो बदल जाएगा, ग्रुप से क्या बन जाएगा? डिस्क्रीट, और वहां से आंसर निकालना आपके लिए क्या होगा? आसान होकर यहाँ पर चलेगा। बस हो रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी बच्चों डाउट? एक चीज बताओ, ये मिड वैल्यू क्या होता है? ये मिड वैल्यू क्या होता है? हाँ जी बताओ बच्चों, ये मिड वैल्यू होता क्या है? निकालते क्या सबको मालूम है, होता क्या है? इस पर पॉइंट आया हुआ एग्जाम में एक बार। मिड वैल्यू होता क्या है? अब ये तो बोला बीच वाली वैल्यू, वो तो उसका मतलब हो गया इंग्लिश की हिंदी होगी। हाँ जी, थोड़ा और बता सकते हो? क्यों? वो तो आपने उसको बता दिया 0 + 10/2 को आपने इंग्लिश में बोल दिया कि इसका ये एवरेज है। मतलब क्या है आम भाषा में? हमें कोई जरूरी नहीं है कि बताइए, आप बोल रहे थे एवरेज, तो बस डिवाइड बाय 2 हो रहा है ना, इसलिए आप बार एवरेज बोल रहे हो। का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ ये 5 का मतलब क्या है? सारी बात छोड़ो, ये 5 क्या शो कर रहा है? ये 5 आपके पास क्या शो कर, ये वाला 5, ये 15 क्या शो कर रहा है? 25 और 35 क्या शो कर रहा है? चलिए सुनो ध्यान से, मेरे पास बेसिकली पहली रेंज में 0 से 10 दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी यानी कि 5, ठीक है। 5 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 5 बच्चे ऐसे हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर इस रेंज में आता है, ठीक है। कितना स्कोर आता है ये नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम पहले बच्चे का कितना स्कोर है, मुझे नहीं मालूम दूसरे बच्चे का कितना स्कोर है, मुझे नहीं मालूम पांचवें बच्चे का कितना स्कोर है। इतना मालूम है 0 से लेके 9 के बीच में है। मतलब बात यहां पर 0 से लेके 9 के बीच में है कितना एग्जैक्टली मुझे यहां पर नहीं मालूम है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने इसका एवरेज निकाला, जो आप बात बोल रहे हो, मैंने एवरेज निकाला, कितना मेरे पास आ गया? 5। मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं जो 5 मेरे पास आया ये हर बच्चे का स्कोर है, जो 5 मेरे पास आया वो हर बच्चे का स्कोर है। बात समझिए, यहां पर एक्चुअल नहीं मालूम, मैंने एज्यूम कर लिया हर बच्चे स्कोर मेरे पास क्या हो जाएगा? 5। अब हर बच्चे स्कोर 5 है, और ऐसे कितने बच्चे मेरे पास है? 5। हर बच्चे स्कोर 5 है और ऐसे कितने बच्चे मेरे पास है? 5। तो मिलाकर कितना मेरे पास हो जाएगा? 25। हर बच्चे स्कोर 15 है और ऐसे कितने बच्चे मेरे पास है? 7। जितना स्कोर आपके पास हो जाएगा? 105। हर बच्चा स्कोर 25 है, ऐसे कितने बच्चे मेरे पास है? 9। हर बच्चा स्कोर कितना हो जाएगा? 225। हर बच्चा स्कोर कितना एज्यूम कर लिया? 35। ऐसे कितने बच्चे मेरे पास है? 11। 385 होना चाहिए, 385। मेरी बात समझे बच्चों? यहां पर रीड कर पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो बच्चों आपके पास यहां से आ जाएगा समेशन एफ एक्स
समेशन एफ, और अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, मीन। डन बच्चे। यहाँ पर ये नोट करिए एक बार, इसमें जो नोट करना है, मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं की है, और देखिए एक बार, ये आपके पास आया 32, और ये आपके पास आया 130 और 225, 355 प्लस 3 1040 आना चाहिए अराउंड, 25 प्लस 105 225 1040। तो मीन बन गया आपके पास 1040 डिवाइड बाय 32, 23.125। बहुत सारी बात यहां पर। और देखिए नोट, in the case of group frequency, in the case of group frequency, mid value of the class are equal to all values of that class are equal to all values of that class। थोड़ी बात है यहाँ पर, मिड वैल्यू आप क्या मान लोगे, उस क्लास में, उस रेंज में जो भी वैल्यूज हैं, जो मेरी नॉलेज में यहाँ पर नहीं है, मिड वैल्यू उसके बराबर माननी यहाँ पर जाएगी। डन बच्चे। यहाँ पर ये पॉइंट एक बार एग्जाम में आ गया था, यहाँ कोई दिक्कत हो जाएगा। चलो बच्चों आज बिना करते हैं, आज आपकी पहली क्लास थी, तो एज अ इंट्रो पार्ट हमने किया यहाँ पर। परसों जो क्लास आपकी होगी, एक तो मैथमेटिक्स की होगी, और साथ ही साथ जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, हम बच्चों स्टार्ट यहाँ पर कर देंगे। पॉइंट समझे यहाँ पर। तो टीडीएस में 2 क्लास आपकी होंगी, एक मैथमेटिक्स की, दूसरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में है, माइक्रो और मैक्रो। परसों हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके लिए आप एक रजिस्टर लेके आना जहाँ प्रॉपर नोटिंग करेंगे। डन बच्चे यहाँ पर। और सारे अजय पेपर आपका एमसीक्यू है, कंटेंट वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, डिमांड सप्लाई यूटिलिटी प्रोडक्शन एपी, पर पेपर का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। पहले जो आपने पढ़ा वो पढ़ा सब्जेक्टिव के अनुसार, अब पेपर आपके पास क्या होगा, एमसीक्यू हो जाएगा। तो पहले क्या था, एक क्वेश्चन पूछ लिया, डिमांड क्या होता है आपने लिख दिया वहां पर, ठीक है। अब एमसीक्यू में क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछे तरीके से आंसर आपके पास क्या होता है, बदल जाता है। तो जो की वर्ड्स है वो आपको मालूम होने चाहिए, या तो आपको है अल्टीमेटली, तो जो की वर्ड्स है वो आपको मालूम होने चाहिए। इसलिए बच्चों नोटिंग करके यहाँ पर चलेंगे, ताकि किसी प्रकार की कंफ्यूजन होकर वहां पर ना चले। बात समझे बच्चे यहाँ पर। तो परसों से आपकी 2 क्लास हो जाएगी। ड्यूरेशन हम मान के चले 12:15 से अराउंड 4 PM 4:15 तक बच्चों क्लास आपकी यहाँ पर चलेंगे। डन बच्चे। यहाँ पर मैथमेटिक्स भी लेंथी होगा और इकोनॉमिक्स भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, और मैथ्स के बाद एक आपको ब्रेक मिलेगा, फिर आपकी क्लास होगी इकोनॉमिक्स की। तो ग्रेजुअली हम इसको एक्सटेंड करते चलेंगे, और बाय नेक्स्ट वीक डेली आपकी 2 क्लास होंगी, एक मेरी और एक धीरज सर। मतलब जैसे टीडीएस हो गया तो मेरी क्लास होगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हो गया तो जो दूसरे सर हैं उनकी क्लास आपकी यहाँ पर हो जाएगी। डन बच्चे। यहाँ पर संडे फिलहाल अभी आपका ऑफ रहेगा, बट मे बी थोड़े टाइम के बाद आपकी क्लास वहाँ पर हो जाए, क्योंकि पेपर अब आपके सितंबर में है। पहले पेपर क्या होते थे, नवंबर में होते थे, तो टाइम हमारे पास थोड़ा फालतू हो जाता था, ठीक है। सिलेबस तो वही है, पर पेपर अब आपके यहाँ पर सितंबर में है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 10 अगस्त तक या उससे पहले पहले आपका सिलेबस ओवर हो जाए, और उसको पूरा करने के लिए बच्चों इनफ टाइम हमें यहाँ पर चाहिए। जैसे आपका मैथमेटिक्स है, इट्स वेरी लेंथी, ये काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा, तो मुझे सारे बच्चों साथ साथ लेके भी चलना है। हम ये भी नहीं चाहते कहीं पर स्पीड ही हम लगें, चीज़ें हमारी फास्ट चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है, उसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। मेरी बात समझे यहाँ पर, हो जाएगा। डन बच्चे यहाँ पर। चलिए, थैंक यू वेरी मच।